हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखो इधर ध्यान दो मेरे सभी, एक बार सभी लाइव आ जाओ भाई। स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, फिर हम आगे। गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशंस की। तो मैंने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन नॉर्मली 4 जगह मिलता है, ठीक है। 4 जगह कौन कौन सी बताया था? कार्बोकेटाइन के पास बताया था, दूसरा कहाँ बताया था? रेडिकल के पास बताया था, तीसरा कहाँ बताया था? एल्कीन के पास, और फोर्थ था बेंजीन के बगल में। तो हमने कार्बोकेटाइन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। दूसरा हमने रेडिकल की बातें कर ली थी, कहाँ इसका एप्लीकेशन पार्ट है और कैसे हम चेक करते हैं, ये दोनों चीजें देख ली थी। तीसरा हमने एल्कीन की बातें कर ली थी पिछली क्लास में। एल्कीन की पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तीसरा कौन सा पढ़ा था आपने? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, और फोर्थ था साइट सिलेक्शन ऑफ एल्कीन, ठीक है। अभी कुछ बच्चे पूछने चाह रहे थे कि सर अगर मेरे कार्बोनिल हो जाता है तो उसके बगल में अगर कोई भी sp3 कार्बन होता है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं दिखाता है? तो देखो सभी को मैं बता देता हूं एक बार, इस चीज पे कई सारे बच्चे पूछना चाह रहे थे, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता, जैसे आपके पास एल्कीन होता है भाई, ठीक है, जैसे ये एल्कीन, और उसके बगल में अगर एल्कीन के बगल में कोई भी sp3 कार्बन होता है तो हम कहते हैं भाई ये sp3 कार्बन है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो इसका ये हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड बनता है वो किसकी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं, ये पाई बॉन्ड। ऐसे ही क्या होगा अगर कार्बोनिल आ जाता है और उस कार्बोनिल के बगल में क्या आ जाए? कोई भी sp3 कार्बन आ जाए, तब ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं शो करता है, ठीक है। तो देखो यहां पर भी आपका p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही बना हुआ है ये पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहां आपका क्वेश्चन ये था कि भाई अगर मेरे पास ये कार्बोनिल है तो यहां O- बना लेंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका sp3 कार्बन है। तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब यहां p ऑर्बिटल होगा, और p ऑर्बिटल होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसकी, और ये कार्बोकेटाइन जो है ये स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहां क्या हो जाती है कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश तो करेगा, पर यहां उससे पहले और भी पावरफुल इफेक्ट बैठा हुआ आता है यहां आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, जो एक मीजोमेरिक की तरह काम करेगा। तो ये जो होता है ये हाइड्रोजन को यहां से क्या देगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो यहां CH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। बट ये O- होगा, ये तो अपना पूरा फ्री बैठा हुआ है, तो ये अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर चुका होता है। तो ये अपने इसके इलेक्ट्रॉन देने ही नहीं देता है, क्योंकि यहां एक तरह से ये +m लगा रहा होता है। बहुत ही हाईली यहां पावरफुल इफेक्ट होता है, हमने देख चुके हैं कि ये जो मीजोमेरिक होता है बहुत ही पावरफुल। तो ये जो O- का लोन पेयर होगा, देखो ये p ऑर्बिटल होगा तो एक पाई बॉन्ड की तरह काम कर जाता है। तो आप जो सोच रहे हो कि यहां से अपने इस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां शिफ्ट करने की, तो ये जो अपने जैसे अपने इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता तुरंत इसको डोनेट कर देता है, ठीक है। यहां से ये पाई बॉन्ड, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां से दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इसके बगल में क्या है? एक मीजोमेरिक वाला पावरफुल इफेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है। ये एल्कीन होती है तो एल्कीन के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। एल्कीन के साथ यहां ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जब तक यहां से आपके पास शिफ्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो। क्योंकि आप जैसे कहते हो कि भाई नॉर्मली मेरे एल्कीन होते हैं, तो एल्कीन ऐसे नहीं कर सकते आप कि यहां पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक कर देंगे, ठीक है। जब तक यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तभी यहां ब्रेक कर पाओगे। तो यहां से अपने यहां इजीली डोनेट कर देगा और ये शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। बट यहां ये O- होता है, एक तरह से +m लगाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को यहां शिफ्ट होने ही नहीं देता है, ठीक है। इसीलिए कार्बोनिल के बगल में अगर कोई भी sp3 कार्बन होता है तो sp3 कार्बन होगा तो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है, ठीक है। अब वापिस हम पॉइंट पे लौटते हैं। तो देखो यहां
फोर्थ हमारे केस बचा हुआ था रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन, रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, इन 4 केस के अलावा कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखो रोल ऑफ, जैसे हमने एल्कीन में देखा, तो मैंने कहा जो एल्कीन का रोल होता, एल्कीन के अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल होता है वो 4 जगह हो सकता है आपके पास। कहाँ कहाँ, यहाँ एप्लीकेशन पार्ट कहाँ कहाँ आएगा उसका, तो मैंने कहा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात होगी, दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात होगी, तीसरा रिएक्टिविटी की बात करेंगे वहां, और फोर्थ वहां साइट सिलेक्शन की। ऐसे यहाँ रोल ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन की अगर बात करते हैं तो यहां पर भी इसके 3 यहाँ चीजें होती है, 3 एप्लीकेशन पार्ट होते हैं, मतलब 3 जगह यहाँ इसका एप्लीकेशन यूज होगा। कहां कहां पर, सबसे पहला उसकी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। दूसरा जो होगा साइट सिलेक्शन ऑफ बेंजीन, और जो थर्ड होगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ जाइलिन, स्टेबिलिटी ऑफ जाइलिन, जाइलिन की स्टेबिलिटी। ये 3 जगह हमें यहाँ इसका एप्लीकेशन पार्ट मिलेगा आपको। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की बात करते हैं। जैसे आपने जब मीजोमेरिक पढ़ा था तो मैंने कहा था कि अगर बेंजीन होता है और उसके बगल में यहां जैसे OH लगा दिया, और इस OH पे यहां इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड करते हैं भाई, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, तो यहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर जब ये ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है तो हम कहते थे भाई इसका जो एक्सप्लेनेशन देता है वो मीजोमेरिक देता है। वो कहता है कि भाई यहां से ये लोन पेयर डोनेट किए होंगे तो ये ऑर्थो पे और यहां पैरा के ऊपर क्या आया होगा, इसका नेगेटिव चार्ज आया होगा। मतलब ये जब प्लस एम लगाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। रिएक्टिविटी साइट सिलेक्शन की बात करें, सॉरी ये पहला लिख दिया, साइट के सिलेक्शन की बात बता रहा हूं भाई। ठीक है, रिएक्टिविटी बाद में कर रहे थे, साइट सिलेक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, साइट सिलेक्शन की बात करने लगे। ठीक है, तो साइट सिलेक्शन का है, तो यहां हमने कहा कि भाई ये प्लस एम होगा तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज बेंजीन रिंग को डोनेट कर देगा, और जब बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा तो यहां ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव क्रिएट कर देता है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यहां ऑर्थो पैरा पे यहां हमारे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है। बट यहां जैसे ही आपके पास टोल्यूइन आ जाता है, तो टोल्यूइन आ जाता है मतलब यहां OH की जगह मैंने क्या कर दिया, ये CH3 ग्रुप कर रख दिया, और अब मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल, अब डाल दिया मैंने इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल डाल देंगे तो कहा, तो जब देखेंगे इसके प्रोडक्ट चेक करते हैं हम, तो यहां तब भी हमारे पास क्या आता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब ऑर्थो और पैरा के ऊपर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑर्थो पैरा पे क्यों ऐड हुआ, तो यहाँ मीजोमेरिक के पास जाते हैं, तो मीजोमेरिक कहता है भाई यहाँ तो वो तो कहता है कि भाई लोन पेयर होना चाहिए यार, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, CH3 मना कर दे, CH3 पे होता ही नहीं है, तो वहां फेल हो जाता है। मीजोमेरिक कहता है भाई हमारे एक्सप्लेनेशन से बाहर है। रेजोनेंस के पास जाते हैं कि भाई रेजोनेंस हमें ये बता दे कि भाई ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों जुड़ा है, क्योंकि आप फिनोल में बता दिया, इनिसोल में बता दिया, तो इस पे बता दे देखा। तो यहां उससे पूछते हैं रेजोनेंस से, तो उसने मना कर देता है भाई, रेजोनेंस कहता है भाई CH3 का हमारे से वास्ते कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई हम यहाँ CH3 जो होगा ये हम एक्सप्लेनेशन रेजोनेंस भी नहीं दे पाता है। उसके बाद ये जनरेट होता है कौन, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है, यही हाइपर कॉन्जुगेशन ही इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते क्यों हैं। कैसे एक्सप्लेन करेगा, वो उनकी क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। हम कहेंगे भाई हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो एक सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल का या पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है। तो हम कहेंगे भाई हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन चेक करने लगते हैं। क्या कंडीशन थी हाइपर कॉन्जुगेशन की, सबसे पहली कंडीशन थी कि p ऑर्बिटल होना चाहिए, बिल्कुल पाई बॉन्ड के पास p ऑर्बिटल है, ये पाई बॉन्ड होंगे, यही तो होगा पाई बॉन्ड,
तो यहां से क्या होंगे, इनके पास p ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये p ऑर्बिटल्स हो जाएंगे भाई, ठीक है। और इनके पास ये p ऑर्बिटल्स होंगे, तो इस p ऑर्बिटल के बगल में यहाँ क्या जुड़ा रहेगा, CH3। तो हम कहेंगे भाई p ऑर्बिटल है, उसके बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ p ऑर्बिटल है, इसके बगल में ये sp3 कार्बन भी है, ठीक है। फिर हम कहते हैं तीसरी कंडीशन, कहते हैं उस sp3 कार्बन के पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है कि भाई यहां से आप क्या करोगे, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, यही तो करते हैं हमें, कि यहाँ जो CH इलेक्ट्रॉन होता है, CH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस बेंजीन रिंग में। तो यहां से होगा क्या, इस बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब आपका जो रेजोनेंस कर रहे थे सेम यहां पर भी ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां से पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आप कहोगे यहां पर भी हम क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे भाई, रेजोनेंस करेंगे, तो यहां पर भी जो आपका रेजोनेंस किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की, ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चल रही है, यहां से और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वापिस ये नेगेटिव आएगा और ये H प्लस को ले लेगा और वापिस क्या बना देगा भाई, आपका टोल्यूइन, सेम आपका फिनोल की ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी। तो वहां से हम कहते हैं मीजोमेरिक एक्सप्लेन कर दिया। यहां जब ये चीज कौन की एक्सप्लेन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन कहेगा भाई ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहां ऑर्थो पोजीशन पे आप देख सकते हो नेगेटिव चार्ज आया और पैरा पोजीशन पे आया, मतलब जो ये CH3 है ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इस CH बॉन्ड की सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है, इस बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है। तो वो कहां कहां पर जा रही है, ऑर्थो और पैरा के ऊपर। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू मेटा, क्योंकि मेटा के ऊपर यहां नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं रहा है, और जब नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। तो इसीलिए यहां ऑर्थो और पैरा पोजीशन डायरेक्ट, ऑर्थो और पैरा पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। इसीलिए आप कहते हो कि जितने भी डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो यहीं से वो कॉन्सेप्ट आया था कि यहाँ ये क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपके पास जितनी भी आप रिएक्शंस पढ़ते हो सभी, तो सारी रिएक्शंस आ जाएंगी, हेलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन हो गया, ठीक है ना, फ्री रेडिकल की सॉरी वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हो गए, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, ये सारी रिएक्शंस, ठीक है। ये इसी के बेस्ड होंगे रिएक्शंस, तो आप आगे जाकर ये रिएक्शंस पढ़ोगे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करोगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहां मैंने कहा, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया था आपका, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन की बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन क्या क्या कहता है, हमें यहां चेक करनी है। जैसे मेरे पास एक बेंजीन दे दी जाए, ठीक है, और एक आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल दे दिया जाए। दूसरी यह रिएक्टिविटी आपको चेक करनी है, जैसे मैं ये टोल्यूइन डाल दिया और इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया, कहा जाए कि K1 और K2 रेट से जा रहे हैं, तो इन दोनों की रिएक्टिविटी के बारे में बताओ, किसकी रेट ज्यादा होगी। तो कैसे पता चलेगा हमें किसकी रेट ज्यादा होगी, तो यहां से हम कंपैरिजन करने लगेंगे। हम कहेंगे भाई हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस भी फेल हो चुका है, मीजोमेरिक भी, वो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन के पास जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है कि भाई सिंपली आप जब भी मेरे हाइपर कॉन्जुगेशन पे, यहाँ क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में जब भी रिएक्शंस होगी तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है, तो सिग्मा बॉन्ड होगा तो वो CH बॉन्ड होगा, ये CH, तो ये अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट कर दी भाई, इस बेंजीन रिंग को डोनेट कर दी। जैसे ही बेंजीन रिंग को डोनेट की तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड और ये H पॉजिटिव, फिर ये रेजोनेट करके यहाँ पैरा पे जाएगा, फिर वापिस ऑर्थो पे जाएगा। इसका मतलब जो आपकी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट कर दी, यहाँ बेंजीन को। ऐसे ही वापस जाएगा तो दूसरा CH इलेक्ट्रॉन अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा।
ऐसे तीसरा CH होगा वो भी अपनी पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग को डोनेट कर देगा। तो हम क्या कहेंगे कि इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी एज ए कंपेयर टू एक नॉर्मल बेंजीन, क्योंकि जो आपका CH3 मॉलिक्यूल है, ये CH3 मॉलिक्यूल क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है बेंजीन रिंग को। तो हम कहेंगे कि भाई जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपका होगा वो जितना ज्यादा होगा उतनी ही बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी ज्यादा होगी। और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो हम कहेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही उसकी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज्यादा होगी। यहाँ 3 अल्फा, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो क्या कहेंगे कि हमारी जो K2 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K1। K2 की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K1। ठीक है, जैसे आपके पास कंपैरिजन करवा ले, कहा जाए कि बताओ ये आपके पास 4 कंपाउंड दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये CH2 CH3, तीसरा केस दे दिया जाए ये 4th केस CCl3 का ऑल 4। ठीक है, यहां आप ये इलेक्ट्रोफाइल है, K1 रेट से जा रहा है, यहां से आपका ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, K2 रेट से जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, K3 रेट से जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर K4 रेट से जा रहा है। कहा जाए कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की कंपैरिजन करो भाई, किसकी ज्यादा रेट होगी किसकी कम रेट होगी। तो यहां से हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग को डोनेट कर देंगे। तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहां से रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां हम कहेंगे भाई यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि आपका बेंजीन के बगल में ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, यहां क्या है, बेंजीन के बगल में ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन है। यहां आपका ये CH3 मॉलिक्यूल नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है, ये ओनली CH, क्योंकि इसके बगल वाला sp3 के ऊपर चेक करते हैं कि इसके ऊपर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, ये आपका अल्फा कार्बन है तो इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 3 CH3 है तो यहाँ क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। हमें पता है जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, किसके थ्रू, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि हमारे पास यहाँ K1 की रेट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को। उसके बाद K2 हो जाएगा, उसके बाद K3 और सबसे लिस्ट क्या हो जाएगा भाई, K4 हो जाएगा। सबसे लिस्ट किसकी इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगी, रेट K4 की हो जाएगी, क्योंकि यहां इसके पास पाई यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, और बहुत कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहां से रिएक्टिविटी की बात हो गई। ठीक है, तीसरा केस बचता है कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ जाइलीन। तीसरा केस कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑफ जाइलीन। देखो स्टेबिलिटी ऑफ जाइलीन जो होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी जब भी कंपेयर की जाती है जाइलीन की, तो उसकी 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा था कि अगर अल्फा हाइड्रोजन इक्वल हो जाए तब हमें क्या करना है, तो मैंने 2 फैक्टर्स लिखे थे, पहला इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरा स्टेरिक फैक्टर। उसके बेसिस पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई कौन से यहाँ कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो गई। पर यहां पर भी अगर आपके जाइलीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर भी आपका 2 ही फैक्टर ये देखेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और दूसरा जो फैक्टर होगा वो स्टेरिक। मतलब पहला आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर चेक करोगे, कैसे चेक करेंगे, वही उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कर चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की। दूसरा उसके अगर उससे एक्सप्लेन नहीं होता है तो हम क्या चेक करेंगे, स्टेरिक फैक्टर चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे जाइलीन होता ही क्या है वो ही देख लेते हैं भाई। देखो ये इसको कहा जाता है जब एक यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं तो इसको बोला जाता है ऑर्थोजाइलीन। इसको क्या कहते हैं, ऑर्थोजाइलीन।
दूसरा यहाँ मेरे पास क्या होता है, एक मेटाजाइलिन होता है, जैसे इसको बोला जाता है मेटाजाइलिन। और तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है पैराजाइलिन। ये 3 जाइलिन होते हैं, इसको कहा जाता है पैराजाइलिन। ठीक है, इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती है कि भाई किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ऑर्थोजाइलिन की ज्यादा स्टेबल होता है, पैराजाइलिन होता है, मेटाजाइलिन होता है। तो यहां हमें सबसे पहला मैंने कहा फैक्टर कौन सा चेक करोगे भाई, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखोगे तो मैंने कहा वही आपको मैकेनिज्म बनानी है। ये नेक्स्ट पेज में बता देता हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये इसका सबसे पहला लिया मैंने ऑर्थोजाइलिन। तो देखो ऑर्थोजाइलिन होगा तो आपको पता है अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो हम कहेंगे भाई यहां से अपनी ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं डोनेट की होगी, और डोनेट की होगी तो यहां उसके क्या कहां नेगेटिव आया, ये मेरा नेगेटिव बन गया, ये CH3, यहां आपका डबल बॉन्ड H पॉजिटिव, ये आपका ये सिस्टम बन गया। ठीक है, अगर मैं मेटाजाइलिन की यहां बात करता हूं, मेटाजाइलिन की बात करता हूं तो यहां पर मेटाजाइलिन की भी बात करेंगे हम, ये CH3 होगा। ठीक है, तो उसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट कर दी होगी। ठीक है, और डोनेट करेगा तो यहां क्या बन जाएगा, ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड और ये H+। ठीक है, अब ये वापिस रेजोनेंस करेगा, वापिस रेजोनेंस करेगा तो यहां एक और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी हाइपर कॉन्जुगेशन की। ठीक है, ये CH3 आ गया, अभी यहां नेगेटिव चार्ज बन गया। ठीक है, अब यहां से वापिस ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहां नेगेटिव, ये आपके पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड H पॉजिटिव, ये मिथाइल। ठीक है, अब अगर पैराजाइलिन की हम बात करें उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो आपके पास कैसी बनेगी, ये आपके पास मिथाइल, यहां CH3। ठीक है, हम कहेंगे भाई हाइपर कॉन्जुगेशन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व कर दिया, सिग्मा बॉन्ड कर दिया। ठीक है, ये आपका H+ आ गया, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, ये आपने रेजोनेंस किया तो यहां ये बन गया, ये आपका H+ आ गया, यहां नेगेटिव आ गया। ठीक है, आप कहोगे सर ये हमें बना बना करके ऐसा क्या दिखा रहे हो, इसमें क्या चीज, क्या रीजन छिपा हुआ है, बहुत बड़ा रीजन है, इनकी स्टेबिलिटी का रीजन छुपा हुआ होता है। तो आप कोई भी चाहे नेम रिएक्शन पढ़ रहे हो, कहीं पर कोई रिएक्शन पढ़ रहे हो, जब भी आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई यहां से कैसे इक्वेशन सोल्व होगा तो सबसे पहला ही वहां एक्सप्लेनेशन आता है उसकी मैकेनिज्म। आप कहीं स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तो उसकी यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बना करके आपको देखनी होती है, तो वहीं स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट छिपा हुआ होता है, बस आपको समझना होता है वो चीज। देखो यहां पर है क्या, मुझे इन तीनों की ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन, इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक करना है मुझे। तो यहां से अगर मुझे चेक किया जाए तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, बताओ एक 3 डिग्री पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम कहते हैं वो अनस्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां से हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट देगा, मतलब इस CH3 अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर देगा, जो आगे चल के नाम होगा इंडक्टिव इफेक्ट नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर देगा। अब देखो कोई भी सिस्टम है नेगेटिव चार्ज है, बस उसके पास ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है और उसको और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी जा रही है, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो तो दूसरों को देना चाहेगा ताकि उसके ऊपर चार्ज कम हो जाए। अब उसको दूसरे ही उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लग जाएंगे तो उसके ऊपर चार्ज और बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसको अनस्टेबिलिटी फील होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसी का नाम क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से जनरेट होता है। तो यहाँ ये जो होगा 3 डिग्री, मिथाइल ग्रुप क्या लगाता है आपका +I लगाएगा, आगे चल के जो भी मिथाइल ग्रुप होते हैं इंडक्टिव नाम दिया जाएगा। तो यहाँ तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 3 डिग्री होगा तो अनस्टेबल होगा। तो ये मिथाइल जो होगा इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से अनस्टेबल होगा। जब मेटा के पास आया तो नेगेटिव चार्ज बनाकर चेक किया तो यहां मिथाइल नहीं है, यहां नेगेटिव चार्ज है तो यहां मिथाइल नहीं, यहां नेगेटिव बना, यहां भी इसके पास मिथाइल नहीं है, यहां नेगेटिव इसके पास भी मिथाइल नहीं है।
इसके पास ये मिथाइल ग्रुप था, ये क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। और यहां स्टेबिलिटी, यहां इसके किसी भी, यहां हमने सारी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, तो यहां किसी भी नेगेटिव चार्ज के पास में मिथाइल ग्रुप नहीं है, मतलब इसको अनस्टेबल करने वाला ग्रुप प्रेजेंट है ही नहीं। यहां चेक करते हैं, जैसे यहां नेगेटिव चार्ज आया तो ये आपका मिथाइल ग्रुप अब ये वापस डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, और डोनेट करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज वापस ऑलरेडी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इसका मतलब ओनली फॉर जो मेटा है, मेटा के केस में मिथाइल के बगल में नेगेटिव आ ही नहीं रहा है, मतलब मिथाइल इस नेगेटिव चार्ज को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है जितना ऑर्थो और पैरा में डल रहा है। तो यहां से यही आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, इसका मतलब जो मेटा है वही आपका सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, जाइलिन होता है। मेटा जाइलिन जो होता है वो सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है वो नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, ठीक है, पर ऑर्थो और पैरा में ये डाल रहा है, ठीक है। तो यहां से सबसे ज्यादा तो हमें पता चल गया कौन होगा, यहां से मेटा जाइलिन होगा। बट अगर ऑर्थो पैरा की बात करें तो कौन सा होगा, तो मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर फेल हो जाता है तो दूसरा फैक्टर कौन सा आता है, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर से अगर हम चेक करेंगे तो हम कहेंगे भाई ये हमारे पास क्या है, आपका ऑर्थोजाइलिन है, और ये आपका क्या है, पैराजाइलिन है, ठीक है। इन दोनों केसेस में अगर चेक करें, क्योंकि मेटा पता चल गया सबसे ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों केसेस में चेक करेंगे तो हम कहेंगे भाई ये ऑर्थो पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप है, तो इनका थोड़ा सा स्टेरिक रिपल्सन्स लग रहा होगा, और स्टेरिक रिपल्सन्स लगेगा तो इस बेंजीन रिंग को थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी फील होगी, जैसे, और ये दोनों ग्रुप बहुत दूर दूर है तो इनके बीच में कोई भी स्टेरिक रिपल्सन्स नहीं है, नो स्टेरिक रिपल्सन, कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं है, और इनके बीच में कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा। इसका मतलब क्या कहेंगे कि पैराजाइलिन जो होगा वो ऑर्थोजाइलिन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा, पर मेटाजाइलिन के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होगा, क्योंकि यहां इसकी जो बनने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल बन रही है। तो यहां से एक चीज तो हमें ये कंफर्म हो गई कि हम मेटाजाइलिन जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद पैराजाइलिन, और सबसे लीस्ट जो होगा वो कौन सा होगा, वही ऑर्थोजाइलिन। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा किसका, जाइलिन का, ठीक है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा बचता है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या क्या कंडीशन पढ़ी थी, तो पहली कंडीशन थी पी ऑर्बिटल होना चाहिए, ये हमने कहा पी ऑर्बिटल रख दिया भाई हमने। दूसरी कंडीशन थी कि वहां उसके बगल में sp3 कार्बन होना चाहिए, तो ये sp3 कार्बन रख दिया, ठीक है। तीसरी कंडीशन थी कि उस sp3 कार्बन पे एटलीस्ट 1 तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ये कंडीशन थी, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों कंडीशंस को ही फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। बस मुझे क्या चेक करनी है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, मतलब यहां से मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह ड्यूटेरियम लगा दिया, ठीक है। इसी का ही आइसोटोप्स, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ही मैंने लगा दिया, ठीक है। ऐसा ही सेम केस मैंने क्या किया, ट्राइटेनियम लगा दिया हाइड्रोजन की जगह, यही सेम काम रिएक्शन थी, बस यहां ट्राइटेनियम लगा दिया। और आपको कह दिया जाए कि बताओ अब इन तीनों के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा कौन किसका होगा, तो कैसे पता करेंगे भाई किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी किसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहां से देखो हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसका इफेक्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और पाई बॉन्ड का। सिग्मा और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन उस बगल वाले पी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो हम कहते हैं भाई हाइपर कॉन्जुगेशन ये है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस पी ऑर्बिटल में डोनेट करता है। सेम कहानी ये भी करेगा कि ये पी ऑर्बिटल इसमें डोनेट करेगा। सेम कहानी यहां पर ट्राइटेनियम के साथ कि ये पी ऑर्बिटल में ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डोनेट करता है, इसी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। तो मुझे यहां स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेगी। मैं स्ट्रेंथ कैसे बताऊंगा किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, तो मैं कहूंगा यहां से कि जो भी बॉन्ड है, जो CH बॉन्ड है, CD बॉन्ड है और CT बॉन्ड है,
ये जो वीक बॉन्ड होगा तो जल्दी इस पी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो स्लो, यहां स्लो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। इसका मतलब जो बॉन्ड वीक होगा CH बॉन्ड, वो जल्दी यहां इस पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि उसका हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि यहां से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना ही क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो जल्दी देगा तो मैं कहूंगा फास्ट दे रहा है, उसकी रेट ज्यादा हो जाएगी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। जो स्लो देगा उसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी। तो यहां हमें यही चेक करना पड़ेगा कि यहां की जो CH बॉन्ड है, CD बॉन्ड है और CT बॉन्ड है, इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, वीक बॉन्ड कौन सा है। क्योंकि मुझे अगर ये चीज के बारे में पता चल गया कि CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या CD बॉन्ड है या CT बॉन्ड है, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा इसका मतलब वो स्लो यहां से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा इस पी ऑर्बिटल में, और स्लो करेगा तो उसकी जो रेट होगी वो स्लो हो जाएगी, मतलब वहां स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन भी कम हो जाएगा। तो यहां देखो ये कैसे पता करेंगे, ये आपने यहां जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि जो रेडियस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेड्यूस मास के। रेडियस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेड्यूस मास के, मतलब जिसकी यहां जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस कम होगी, मतलब रेडियस कम होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि जहां आपकी ओवरलैपिंग, क्योंकि ओवरलैपिंग भी तो भी यहां क्या हो जाएगी, शॉर्टर हो जाएगी, क्योंकि रेडियस यहां छोटी होगी। तो देखो आपके पास जैसे ये पी ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल छोटा है, एक पी ऑर्बिटल बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा होगा तो उसके साथ जो ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होगी। एक पी ऑर्बिटल आपका छोटा है तो उसके साथ बॉन्ड लेंथ है, यहां बॉन्ड लेंथ होगी बहुत कम हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा रेडियस होगी इसका मतलब इतना ही बॉडी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अगर जितना शॉर्टर रेडियस होगी तो उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। मैं कहूंगा बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि बॉन्ड जितना ज्यादा यहां शॉर्टर होगा तो हम कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो यही चीज देखो, रिड्यूस मास ज्यादा है, म्यू क्या है, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास देखो, रिड्यूस मास जिसका ज्यादा है उसकी रेडियस कम होगी। तो देखो हाइड्रोजन का रिड्यूस मास हम पढ़ते हैं 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। ट्राइटेनियम में एटॉमिक नंबर 1 हो गया और मास नंबर 3 हो गया। मतलब ट्राइटेनियम का मास सबसे ज्यादा है, मास ज्यादा जिसका होता है, मास ज्यादा, तो क्या होगा, यहां से उसकी रेडियस कम हो जाएगी, और रेडियस यहां से यहां क्या होगा, जैसे मैं इसमें लिख देता हूं कि मास जिसका कम होगा उसकी रेडियस होगी वो लार्जर होगी, और जिसकी भी रेडियस लार्ज होगी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो उसमें क्या आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक तरह से वाइब्रेशंस होते हैं। एक्चुअल में जो ये बॉन्ड लिखे होते हैं इस तरह के होते ही नहीं है, जो आपको इस तरह से बना बना करके लिख देते हैं इस तरह के नहीं होते हैं बॉन्ड। जो बॉन्ड्स के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते रहते हैं। मतलब एक्चुअल में होते कैसे हैं, इसके बीच में कुछ इस टाइप से वाइब्रेशंस होते रहते हैं, इस टाइप से, जैसे ये CH हो गया, इस टाइप से वाइब्रेशंस होते रहते हैं, जैसे ये CD हो गया, ये CT हो गया। तो इस टाइप से बॉन्ड होते हैं कि इनके बीच में वाइब्रेशंस होते रहते हैं, और वाइब्रेशंस जितने ज्यादा कब होंगे, जब मैं कहूंगा बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी तो उसमें वाइब्रेशंस उतने ही ज्यादा होंगे। वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से आप देख सकते हो कि रेडियस ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होती है तो आपकी क्या हो जाएगी, वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगे। वाइब्रेशंस बढ़ने का मतलब क्या हो, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इसी में वाइब्रेशन ज्यादा होंगे, और वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, बॉन्ड वीक होगा। और बॉन्ड वीक होगा तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि यहां हाई स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने देखा है कि बॉन्ड जितना वीक होगा वो इजीली इस पी ऑर्बिटल में उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि मेरे पास यहां क्या क्या है कि एक CH है, एक CD है और एक CT है, इन तीनों के बीच में अगर मुझे चेक करना पड़े कि बॉन्ड लेंथ के बारे में बताओ क्या है, बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो हम कहेंगे CH की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद CD की होगी, और सबसे लीस्ट जो होगी वो CT की होगी। अगर कह दिया जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ,
ठीक है, तो कहेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो हम कहेंगे Ct का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो छोटा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसके बाद Cd होगा और सबसे लीस्ट जो होगा वो कौन हो जाएगा भाई, आपका CH। सबसे लीस्ट बॉन्ड मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। अब अगर हम यहां से स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो देखो यहां स्ट्रेंथ हम कहेंगे भाई जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो बॉन्ड वीक किसका है, CH बॉन्ड जो है वो वीक है, CH बॉन्ड वीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसकी जो हाइपर स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वो किसकी ज्यादा होगी, वो किसकी ज्यादा होगी, CH की सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होगी CD की, और सबसे लीस्ट क्या होगी यहां से आपकी किसकी हो जाएगी भाई, Ct की। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि CH3 का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद CD3 का होगा और सबसे लीस्ट जो होगा वो Ct3 का होगा। यही चीज हमें निकालनी थी भाई, स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां से हम ये कहेंगे जिसका बॉन्ड वीक होगा, जो जितना बॉन्ड CH बॉन्ड वीक होगा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें कह दिया जाए कि बताओ भाई ये मेरे पास कंपाउंड दे रखा है और यहां इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जाए, एक दूसरा ये कंपाउंड दे दिया जाए, ये CD3 है, यहां इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जाए, ये कह दे K1 रेट से जा रहा है, ये कह दे K2 रेट से जा रहा है, कहा जाए कि बताओ दोनों में यहां रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसका ज्यादा होगा। तो भाई हम कहेंगे यहां पर भी तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, यहां 3 ड्यूटेरियम है। ठीक है, तो यहां पर हमें यह पता है कि CH3 का जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CD3। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उसमें यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी बेंजीन रिंग में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी उतना ही फास्ट हो जाएगा। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक फास्ट अब किसका होगा, जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब आप कह सकते हो कि K1 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K2। जैसे आपसे और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहा जाए कि बताओ भाई इसमें यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंपेयर करो, ये जैसे दे दिया जाए, आपके पास एक ये दे दिया जाए, और एक ट्राइटेनियम का दे दिया जाए जैसे, ये तीनों केस दे दी जाए। ठीक है, और इन तीनों केसेस में कहा जाए कि बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंपेयर करो, कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ और दीज कार्बोकेटाइन। तो क्या कहेंगे कि हम कहेंगे भाई यहां पर भी 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 9 ड्यूटेरियम है, यहां 9 ट्राइटेनियम है, तीनों के अंदर ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगा हुआ है, पर हमें पता है उसकी स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी कि हाइड्रोजन अगर उस बगल में sp3 जुड़ा रहता है, उसके पास अगर हाइड्रोजन होता है तो उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। मतलब ये आपके पास क्या होगी, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद सेकंड, और सबसे लिस्ट कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। जैसे आपसे और क्वेश्चन पूछ लिए जाए, कहा जाए कि बताओ इस एल्कीन के अंदर कंपेयर करो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CD3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है K1 रेट से जा रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है जो K2 रेट से जा रहा है। कहा जाए कि दोनों में यहां कंपैरिजन करो, बताओ किसकी रेट ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे भाई ये हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां से ये 3 ड्यूटेरियम है, अल्फा ड्यूटेरियम, क्योंकि यहां एल्कीन के बगल में ये अल्फा है, हमें यही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। तो हम कहेंगे भाई हमारी K1 की जो रेट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K2 के। क्यों होगी, क्योंकि हम कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड में उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है पाई बॉन्ड के अंदर तो हम कहेंगे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक उतना ही फास्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपसे एक और एग्जांपल दे दिया जाए, कहा जाए कि बताओ इसमें रेट बताओ क्या होगी। जैसे आपके पास ये एग्जांपल दे दिया जाए, ये CH3 लिख दिया एक तरफ और एक तरफ लिख दिया CD3। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया जाए, ये कह दे K1 रेट से जा रहा है,
ये भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ डाल दिया, यहाँ K2 रेट से जा रहा है। तो कैसे क्या कहोगे, किसकी रेट ज्यादा होगी? हम कहेंगे भाई ये CH3 है, यहाँ तो ये इक्वल है इतना पार्ट, बस ये CH3 का डिफरेंस है। तो यहाँ CH3 यहाँ CD3, तो CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो हम कहेंगे यहाँ एल्किन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसका ज्यादा हो जाएगा? K1 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K2 के। ठीक है, तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे सर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो देखो मैसेज किए थे उसमें पिछली क्लासों में, ठीक है, तो वो भी देख लो भाई रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो जैसे आपके पास आपने कहा कि ये मान लो मेरे पास कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है, तो आप क्या कहते थे कि भाई इसके बगल में sp3 कार्बन होता है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, क्योंकि ये अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटायन को डोनेट कर देता था। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरे पास यहां क्या आ जाता है, कार्बन आयन आ जाता है और उसके बगल में CCl3 आ जाता है, क्या आ जाए, CCl3, तो ये क्या करता है, जो अभी तक यहां क्या हो रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो रहा था कि ये अपनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोकेटायन को डोनेट कर रहा था। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, देखो जो कार्बन है ना वो इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है, मतलब उस जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, जो नॉर्मली हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसके इनवर्स काम कर रहा है। ये जो इंटरमीडिएट थे तो क्या कर रहा था, ले रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको हाइपर कॉन्जुगेशन है, अगर देने लग जाए तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो क्या बन जाएगा आपका, ये कार्बन था यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये Cl ये Cl, और यहां देखो ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। हमें पता है ये जो नेगेटिव बना ये स्टेबल है, ये स्टेबल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मतलब चार्ज डिस्पर्स कर सकता है। बट अगर इसी में अगर आप कहोगे सर यहां मैं पीएच यहां कार्बन पॉजिटिव चार्ज और आप Cl3 ले लूं, क्या आप इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगा सकते? भाई बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि यहां कार्बोकेटायन अगर आ जाएगा तो आप कहोगे कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज को डोनेट करेगा, जिसे आप हाइपर कॉन्जुगेशन नाम दे देते हो। तो आपका ये बन जाएगा यहां से ये Cl पॉजिटिव, और आपको पता है Cl पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता, इसका मतलब इस साइड में ये रिएक्शन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दे सकता, इसीलिए हम कहते हैं कि यहां क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बस CCl3 जो केस होता है ये आपका रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा एरोमेटिसिटी। एप्लीकेशंस पार्ट स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। उसमें हमारे पास 3 बताया था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स जो मैंने साथ के साथ डिस्कस करते चला हूं, दूसरी चीज यहाँ क्या थी, एसिड बेस केमिस्ट्री, और तीसरी एप्लीकेशन पार्ट क्या होता है, एरोमेटिसिटी का। ठीक है, तो बताओ फटाफट, हाइपर कॉन्जुगेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो, वरना आगे बढ़े भाई फिर फटाफट। ठीक है,
हाँ भाई देखो क्या क्या प्रॉब्लम थी, फटाफट बताओ। हाँ जी क्लास स्टार्ट। सर 1,2 पेंटाडाइन 1 पेंटेन में कौन मोर स्टेबल होगा? मनोज सर 1,2 पेंटाडाइन एंड 1,2 पेंटीन में कौन मोर स्टेबल होगा? भाई एलिन्स तो वैसे अनस्टेबल की तरह बिहेव करती हैं, एल्कीन के अंदर पेंटाडाइन साइक्लो में तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। पेंटाडाइन होगा वो मनोज जो होगा, तो आपका सिंपली एलिन्स जो होती हैं वो तो वैसे अनस्टेबल होती हैं, मतलब एक तरह से आपका एक नॉर्मल एल्कीन कंपेरिजन में लेस स्टेबल ही होती है, ठीक है। रिचा CH3 का प्लस आर किसको कहते हैं? पहले तो रिचा ये समझ क्या होता है प्लस आर कहते हैं रेजोनेंस को, ठीक है। और रेजोनेंस किसको कहते हैं? प्लस आर जो होता है वो कहा जाता है रेजोनेंस को, ठीक है रिचा। और रेजोनेंस को कहेगी तो रेजोनेंस क्या कहता है? पाई पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होनी, मतलब ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो तुम बताओ CH3 के पास पाई बॉन्ड है ही नहीं, मतलब p ऑर्बिटल है ही नहीं, तो बताओ कैसे उसको रेजोनेंस करवा दोगी? तुम खुद सोचो, ठीक है रिचा, बताओ कैसे रेजोनेंस करवा दोगी रिचा, ठीक है। p ऑर्बिटल जो 2 p ऑर्बिटल है, ठीक है, उन्हीं के बीच में तो ओवरलैपिंग होगी, तो CH3 के पास तो p ऑर्बिटल है ही नहीं, तो तुम बताओ कैसे रेजोनेंस होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ इसमें। सर इन केस ऑफ फिनोल विद H2SO4, अरे भाई पूरी धीरज ये पूरी कहानी पढ़ ली और तुम्हें अभी समझ में आया कि पैरा डायरेक्टिंग और नाइट्रो में और ये क्या होता है? धीरज तूने पूछा है कि सर इन केस ऑफ फिनोल विद H2SO4 मतलब HSO3 आल्सो पैरा डायरेक्टिंग, बट इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज ए मेटा डायरेक्टिंग। अरे यार सारे कॉन्सेप्ट कुछ सीखते हो भाई। देख इधर ध्यान दे, ये OH है, ठीक है। यहां तू इलेक्ट्रोफाइल डाल दे, इलेक्ट्रोफाइल तो कुछ भी डाल ले। ये -M की बात ही नहीं थी क्या? मैंने अरे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख। ये इलेक्ट्रोफाइल है, हम कहेंगे भाई जिसकी यहां इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कैसे कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? वहां जुड़ेगा जहां सबसे ज्यादा क्या होगी धीरज? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो यहां कहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे धीरज? ये आपका पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये NO- और ये आपका ये O, ठीक है धीरज। अब ये देख, ये रेजोनेंस किया, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ठीक है, यहां पॉजिटिव चार्ज। अब फिर वापिस इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना धीरज, ये बन गया, ठीक है। और वापिस जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो क्या बन जाएगा भाई धीरज? यहां से डबल बॉन्ड और ये आपका N डबल बॉन्ड O और O-, ठीक है। अब देख इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया होगा उस कार्बन पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वहां जुड़ेगा नहीं। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब देखें या ऑर्थो पे पॉजिटिव आया है और पैरा पे ऊपर आया है। अगर ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटा पे देखो पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं है, इसका मतलब कि मेटा पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑर्थो पे क्या होगी? ऑर्थो पैरा पे कम होगी। इसीलिए जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वो क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। बट जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे तो यहां नेगेटिव बनेगा इसकी ऑर्थो पैरा पे, और जब विड्रॉइंग लगा देते हो यहां पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव हम कहते हैं ऑर्थो पैरा पे, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑर्थो पैरा जुड़ जाते हैं, यहां ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो मेटा पे जुड़ जाता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है।
रिचा प्लस आई जो होता है वो बहुत ही, जो तुम पूछा है सर फिफ्थ स्लाइड में प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे तो 4 मैक्सिमम होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। प्लस आई जो और हाइपर कॉन्जुगेशन कंपैरिजन में जब आपको प्लस आई पढ़ाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा वहां करके कि प्लस आई बहुत ही वीक इफेक्ट होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन उसके कंपैरिजन बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बहुत वीक होता है, इसलिए यहां हम हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इंडक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ठीक है। रिचा जो तुमने पूछा है प्लस आई लगा देंगे तो कौन सा होगा, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों लगेंगे पर वहां हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव। मनोज सर रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, भाई बता दिए तेरे सामने है, CCl3 और कार्बेनाइन बगल में आ जाए तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। मनोज थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देगा तो कुछ बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देख पूछना क्या चाह रहा है, तुम भी लोग सुन लो भाई क्या पूछना चाह रहा है। देखो मनोज, एक पॉजिटिव दे दिया, एक रेडिकल दे दिया, एक एल्कीन दे दी, कह रहा है सर स्टेबिलिटी बता दो। अरे भाई खुद ही देख, थोड़ा शर्म कर, इन 3 अलग अलग हैं कंपाउंड, ठीक है। वैसे सबसे ज्यादा तो स्टेबल तेरी एल्कीन ही होगी। रेडिकल और पॉजिटिव में बता यहाँ कैसे स्टेबिलिटी देखेगा, ठीक है। अलग अलग इंटरमीडिएट्स के अंदर स्टेबिलिटी नहीं कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी तू जानना चाहता है तो एल्कीन की सबसे ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपका रेडिकल होगा और सबसे लीस्ट होगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। पर इसमें कंपेरिजन नहीं होते ऐसे, ठीक है। जो रेडिकल होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बोकेटाइन होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्कीन का ऑक्टेट ही कंप्लीट है हर जगह से, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। पर अगर कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछेगा तो अच्छा भी लगेगा। जितने भी क्वेश्चन पूछता है सारे बकवास, जिसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वास्ता नहीं होता दूर दूर तक, ना नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से वास्ता, ना एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मनोज, रजनीश सर एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन वापस बता। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है रजनीश, मैंने कहा देखो यहाँ ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था, CH बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो डोनेट करता था, वो एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता था कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे सिस्टम को डोनेट करता था, जैसे एल्कीन हो गई, जैसे कार्बोकेटाइन हो गया, जैसे रेडिकल हो गया, जैसे बेंजीन हो गया, उनको क्या करता था वो डोनेट करता था। जैसे ये डोनेट करा, देखो ये रजनीश, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन, इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन किसको कहेंगे, जो एक्सेप्ट करे, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले ले। जैसे ये नेगेटिव चार्ज था, इसने अपने नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट कर दी, तो ये उल्टा कर रहा है। देखो ये तो देखो एक्सेप्ट कर रहा था और ये डोनेट कर रहा है, देखो तो ये उल्टा काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन रखते हैं। तो यहां जब भी CCl3 आ जाए उसके बगल में कार्बेनाइन हो तो समझ जाना कि वो क्या लगाएगा, इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। एक एग्जांपल होता है। चंचल रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्बोकेटाइन डोनेट कार्बोनेशन, कार्बोकेटाइन लिख रखा है, कार्बोनेशन क्या लिख रखा है, ठीक है। कार्बोकेटाइन को डोनेट नहीं करता है, ठीक है। यहां अगर इसके बगल में कार्बेनाइन की जगह तुम कार्बोकेटाइन लगा दोगे तो इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगाएगा, ठीक है। कार्बेनाइन ही होना चाहिए। तुम देख सकते हो कार्बोकेटाइन हो जाएगा तो देगा कैसे, इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ कैसे देगा, कार्बोकेटाइन के पास तो खुद ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड स्लाइड में तो कुछ है ही नहीं, ये लो भाई तनु, और ये सेकंड स्लाइड है, ये लो, ठीक है तनु। सौरभ रिएक्शन मैकेनिज्म भाई अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी GOC चल रहा है, अभी तो कहाँ पढ़ाए जाएगा। हाँ अंजना, CH2 रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल।
ठीक है, आगे बढ़ते भाई। देखो एरोमेटिसिटी स्टार्ट करते हैं, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म हो गया है, ठीक है। देखो एरोमेटिसिटी लिखेंगे हेडिंग, एरोमेटिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, जेम की बात करो, नीट की बात करते हो, जेई की बात करो, नेट की बात करते हो, गेट की बात करते हो, किसी भी इंट्रेंस जिसमें केमिस्ट्री यूज हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एरोमेटिसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी देखो, सबसे पहला एरोमेटिसिटी के बारे में किसने बताया था, तो सबसे पहले यहाँ एरोमेटिसिटी के बारे में जो दुनिया को बताया था वो था हक्कल। हक्कल नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन किया था, एरोमेटिसिटी के बारे में बताया था। उन्होंने देखा कि कुछ साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, कौन से कंपाउंड, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, और उन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जब रेजोनेंस होता है, उन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो रेजोनेंस होता है, तो वो रेजोनेंस की वजह से या तो वो साइक्लिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते थे, या वो साइक्लिक कंपाउंड बहुत ही लेस स्टेबल हो जाते थे। मतलब या तो उन साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से किसी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर या तो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ जाता था या फिर एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन आ जाता था। उसी का ही कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं हम, एरोमेटिसिटी। तो उन्होंने देखा कि कुछ साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं या जिसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस होता है साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, साइक्लिक जिसमें रेजोनेंस होता है, तो उसमें या तो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन आ जाता था या उसमें एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइजेशन आ जाता था। तो वहां से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन और जो एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइजेशन आता था, उन्हीं कोई एक को तो यहां एक्स्ट्रा मैंने कहा स्टेबलाइजेशन आ जाता था, और दूसरा क्या हो जाता था, एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइजेशन। ठीक है, या तो वो साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से कोई भी साइक्लिक कंपाउंड, अक्ल ने कहा कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जब साइक्लिक रेजोनेंस होता है तो या तो वो साइक्लिक कंपाउंड बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, मतलब एक नॉर्मल रेजोनेंस से जो मिलना चाहिए था वो ना मिलकर के उसे बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है, या क्या हो जाता है दूसरा, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है उस साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से। तो उन्होंने कहा जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिलता है उस कंपाउंड को नाम दिया उसने एरोमेटिसिटी। उस कंपाउंड को क्या नाम दिया उसने, एरोमेटिसिटी। जो एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज हो जाता है उसका नाम दिया उसने एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होते हैं वो कंपाउंड, उसे एरोमेटिसिटी, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का, एरोमेटिसिटी नहीं एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड कहा, और जिसने एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन हुए उसे एंटी एरोमेटिक कहा। तो उन्होंने कंडीशन रखी, उन्होंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड वही होंगे जो अगर उसमें 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ये रूल अगर फॉलो करता है तो वो सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक होगा। उसने कहा जो n होता है, ये n वो क्या होंगे, होल नंबर 0 1 2 ये होंगे, ठीक है। और अगर यहां से आपकी n की वैल्यू जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। उसने कहा कि 4n+2 के इक्वल में आप जितने भी उस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप अगर उस n की वैल्यू, जो ये n है, इसकी वैल्यू अगर होल नंबर में आ जाती है 0 1 2 इस तरह से अगर होल नंबर में आती है तो हम उसे क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लो होल नंबर में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, 4n में क्या रखना है, पाई इलेक्ट्रॉन। जो रेजोनेंस में मैं खूब चिल्ला करके बता रहा था, भाई पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, वो एक्चुअल में मैं क्यों सिखाना चाह रहा था तुम्हें, वो इसी एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट के कारण ही सिखाना चाह रहा था, क्योंकि यहां पर वो ये पाई इलेक्ट्रॉन हमें अब काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए वो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट जो मैंने रेजोनेंस में सिखाए थे, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा घर होगा, पी ऑर्बिटल में है या हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर घर है, कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, वो सिर्फ ही एरोमेटिसिटी के लिए सिखाया था। तो यहां उसने कहा कि जो 4n के इक्वल आपको पाई इलेक्ट्रॉन रखने हैं, और अगर यहां n की वैल्यू भी होल नंबर में आ जाती है तो आप इसे क्या कहोगे, एंटी एरोमेटिक। उसने बताया
हमने क्या किया, उसको अप्लाई करके चेक किया कि भाई उसने 3 कंपाउंड लिए, उसने कहा जैसे ये कंपाउंड ले लिया, एक तो ये ले लिया, एक हमने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है, और जो तीसरा कंपाउंड है वो एक ये कंपाउंड। उसने जैसा बताया तो उसने हमने रखा कि भाई पाई इलेक्ट्रॉन रखेंगे भाई यहां एक बार 4n+2 के अगर इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन अगर रख देते हैं और उसमें n की वैल्यू जो है अगर होल नंबर में आ जाती है तो हम कहेंगे वो सिस्टम क्या होगा, हमारा एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो यहां हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने लगे। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था कोई भी नेगेटिव चार्ज लोन पेयर अगर रेजोनेंस करता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, और अगर रेजोनेंस नहीं करता है कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज तो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के पास और 2 ये नेगेटिव के पास है, टोटल यहां कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां हम 4n+2 के इक्वल्स टू 6 रख दिया, तो यहां से 4n इक्वल्स टू कितना आ गया 4, तो n इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये सिस्टम यहां क्या आ गया, होल नंबर में आ गया n की वैल्यू, तो इसका मतलब कि ये सिस्टम आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब दूसरे सिस्टम को चेक करने लगे, दूसरे सिस्टम को चेक किया तो यहां हमने देखा पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे 4n+2 रूल लगाएंगे इक्वल्स टू में यहां 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से हमने क्या कहा 4n इक्वल्स टू क्या हुआ 2, n इक्वल्स टू हाफ आ गया। इसका मतलब अगर मैं यहां 4n+2 रूल लगाता हूं उसके इक्वल्स टू में पाई इलेक्ट्रॉन रखता हूं तो यहां आपकी वैल्यू क्या आ गई फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब यहां 4n+2 रूल तो फॉलो होगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, दूसरा 4n रूल लगा के चेक किया कि भाई 4n लगा लिया, अगर 4n+2 नहीं लग रहा क्योंकि यहां फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, होल नंबर में आनी चाहिए, तो हमने क्या किया जितने भी इलेक्ट्रॉन थे 4n के इक्वल्स टू रखा, तो यहाँ n इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहां से अगर होल नंबर में आ जाती है तो हमने कहा कि ये सिस्टम क्या होना चाहिए भाई, एंटी एरोमेटिक। ये सिस्टम क्या बनना चाहिए, मतलब एंटी एरोमेटिक, जो ये क्या होगा एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज, एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज। ये क्या होगा एरोमेटिक, एरोमेटिक होगा तो ये क्या होगा एक्स्ट्रा स्टेबलाइज। ये क्या होगा भाई एक्स्ट्रा स्टेबलाइज, ये एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज। अब इसको चेक करने लगे, इसको चेक करने लगे तो यहां पर भी 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखा तो 4n+2 के इक्वल्स टू रखा, तो 4 इलेक्ट्रॉन रखा, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई भाई हाफ आ गई, मतलब 4n+2 रूल फॉलो नहीं होगा। 4n लगा के चेक किया हमने, 4n इक्वल्स टू में यहां क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन रखा, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 1, तो यहां से 1 आने का मतलब होल नंबर में आ गई, तो इसका मतलब ये सिस्टम भी क्या रहा होगा एंटी एरोमेटिक, ये सिस्टम भी क्या रहा होगा एंटी एरोमेटिक। तो यहां से जब इसी चीज को यहां से हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये दोनों कंपाउंड्स होंगे ये तो एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज होने चाहिए, और ये कंपाउंड्स होगा ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज होना चाहिए। अब इसी चीज को हम एक्सपेरिमेंटली देखने गए कि भाई इन तीनों कंपाउंड लिए, इन तीनों कंपाउंड सॉल्यूशन को एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, तो जब इस कंपाउंड को देखा गया तो ये तो एक्चुअल में ही उस एक नॉर्मल रेजोनेंस, क्योंकि यहां देखो रेजोनेंस हो रहा है, तो एक नॉर्मल रेजोनेंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा ये क्या था स्टेबल था, मतलब एक नॉर्मल रेजोनेंस के कंपैरिजन में जो स्टेबलाइजेशन मिलना चाहिए था वो ना मिलकर के उससे बहुत ज्यादा स्टेबलाइज था। यही अक्ल ने कहा था कि जो कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन, जिन साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो जाते हैं वो क्या होते हैं एरोमेटिक। इसका मतलब जो ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज मिल रहा है ये एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा, तो ये तो हमारी सही हो गया। ठीक है, दूसरा चेक करने गए, दूसरा आया कि एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन आया, तो यहां से जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया तो यहां पर भी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो रहा था, मतलब एक नॉर्मल कंपाउंड के कंपेरिजन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन मिलना चाहिए था, पर ये तो क्या हो रहा था डिस्टेबलाइज। तो वहां एक्सपेरिमेंटल चेक किया गया तो ये भी करेक्ट पाया गया कि ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज था, मतलब ये एंटी एरोमेटिक जरूर रहा होगा। ठीक है, अब तीसरे कंपाउंड के पास गए तो ये हमारे हिसाब से तो क्या आना चाहिए, थ्योरेटिकल यूज किया तो थ्योरेटिकल देखा तो हमने कहा कि भाई ये तो एंटी एरोमेटिक है, मतलब एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज रहा होगा। अब इसी चीज को एक्सपेरिमेंटल देखा तो एक्सपेरिमेंटल देखा तो कुछ उल्टा ही आ रहा था। उल्टा आने का मतलब कि ये जो होगा एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज होना चाहिए था, और एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज ना होकर के एक नॉर्मल रेजोनेंस से जो स्टेबलाइजेशन मिलना चाहिए था उतना ही था, मतलब ना एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज हुआ ना एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हुआ।
तो इसी चीज को हक्कल ने कहा कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मतलब ना डायरेक्ट आप 4n+2 रूल लगा सकते ना 4n रूल। उससे पहले आपको कुछ कंडीशन से निकलना पड़ेगा, अगर वो कंडीशंस फॉलो करती हैं तो ही आपको क्या रखना पड़ेगा, ये आप 4n और 4n+2 रूल आप फॉलो कर सकते हो, हर एक कंपाउंड में नहीं कर सकते हो। तो उसने क्या कंडीशंस रखी होंगी कि इस सिस्टम के लिए क्या क्या कंडीशंस रखी उसने कि भाई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसने कहा कि सबसे पहला तो कंपाउंड ही क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कि आप ये जो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये किस में नहीं लगा सकते, ये एसाइक्लिक कंपाउंड नहीं लगा सकते। उसने कहा सबसे पहला तो साइक्लिक होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशंस कहा उसने प्लेनर होना चाहिए। उसने कहा प्लेनर होना चाहिए। तो प्लेनर कैसे चेक करेंगे आप कहोगे सर, तो हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 या sp में से आता है तो हम क्या कहेंगे, उस रिंग को क्या कहेंगे, प्लेनर कहेंगे। अगर किसी एक भी एटम का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो हम उसे प्लेनर नहीं कहेंगे, उसे नॉन प्लेनर कहेंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशंस उसने कहा साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। उसने कहा साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो हक्कल ने कहा अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो करती हैं तभी आपको 4n और 4n+2 रूल को फॉलो करना होगा। अगर इन तीन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशंस फॉलो नहीं करती है तो वो आप यहां 4n और 4n+2 रूल नहीं लगाओ। और उसको तीसरा नाम उसने दिया नॉन एरोमेटिक। उसको तीसरा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ना कहकर उसको क्या कहा, नॉन एरोमेटिक। मतलब जो ना तो एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हो और ना एक्स्ट्रा डीस्टेबलाइज। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन नॉन एरोमेटिक है कौन नहीं है, तो मैंने कहा इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशंस अगर फॉलो नहीं करती है तो आप उसका नाम क्या रखोगे, नॉन एरोमेटिक। यही चीज हक्कल ने एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि भाई नॉन एरोमेटिक यहां आपके पास ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती है तो आप 4n+2 रूल अगर फॉलो होता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ तो आप इसको एरोमेटिक कहोगे। और अगर यहां 4n रूल फॉलो होता है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल और होल n वैल्यू होल नंबर आती है तो आप इसको एंटी एरोमेटिक कहोगे। और अगर इन तीन कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप उसका नाम क्या रखोगे, नॉन एरोमेटिक। तो यहां से हम चेक कर लेंगे क्योंकि ये दो तो एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल करेक्ट आ गए थे कि ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज हो चुका था, ये कंपाउंड बहुत ही डीस्टेबलाइज हो गया था, पर ये ना स्टेबलाइज था ना डीस्टेबलाइज, मतलब बीच का था, मॉडरेट में। तो इसमें ये कंडीशंस हमने फॉलो करके चेक की थी। पहला साइक्लिक होना चाहिए, भाई साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, मतलब हर एक एटम क्या होना चाहिए, प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए sp, मतलब यहां देखो इसका हाइब्रिडाइज निकालो तो यहां 3 सिग्मा बॉन्ड है भाई, तो sp2 इसके भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 यहां पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व करते नहीं है तो यहां पर भी sp2, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, पर यहां देखो ये क्या हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ चुका है, sp3। और sp3 आ गया तो इसका मतलब ये सिस्टम प्लेनर है ही नहीं, और इसका मतलब सेकंड कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो इस सिस्टम को क्या कहोगे, नॉन एरोमेटिक। मतलब ये आपका एंटी एरोमेटिक ना होकर के क्या कहोगे, इसको नॉन एरोमेटिक नाम दिया। यही चीज हक्कल ने कही। ठीक है। अब ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की हैं, जैसे आपके पास एक दो और एग्जांपल ले लेता हूं इसी में। जैसे आपके पास ये कंपाउंड ले लिया मैंने, जैसे ये कंपाउंड, 3 कंपाउंड ले लिए तो यहां चेक किया जाए कि बताओ कौन सा सिस्टम एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, मतलब कौन एक्स्ट्रा स्टेबलाइज है कौन एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज है। ये चेक करने लगे तो यहां से हम कहेंगे कि भाई यहां हमारे पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है तो 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4n + 2 6, तो यहाँ n = कितना आ गया भाई 1। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास ये कंडीशन पहले साइक्लिक भी है, देखो प्लेनर भी है क्या, ये भी चेक करेंगे प्लेनर है क्या। तो देखो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है,
देखो इसका भी इस एनायन का, मैंने कहा था जो भी एनायन रेजोनेंस करता है तो वो एनायन p ऑर्बिटल में चला जाता है, मतलब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं होता। इसीलिए मैंने सिखाया था भाई इसका घर कौन सा होता है, p ऑर्बिटल हुआ है, ना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कहा था कि कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस, कोई भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा, वो किसका रेजोनेंस का होगा, रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज में ही पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, रेजोनेंस में सिखाया था ये भी आपका sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 होगा। अब देखो कार्बोकेटाइन होगा तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हो गया, तो हर एक एटम का sp2 है। साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस आपका ये, इसका ये मतलब साइक्लिक रेजोनेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई कंटिन्यू मतलब एक्सटेंड फॉर्म में रेजोनेंस हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती। आप चाहे क्रॉस हो चाहे एक्सटेंड हो, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर जो भी साइकिल के अंदर इन्वॉल्व हो रहे एटम वो क्या होने चाहिए, उस रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने चाहिए, ठीक है। तो यहां हम कहेंगे भाई ये सिस्टम एरोमेटिक है। यहां चेक किया तो यहां हमने देखा कि भाई ये हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ हर एक एटम क्या है, साइक्लिक भी है और हर एक एटम sp2 है, हाइब्रिडाइज आप चेक कर सकते हो। तीसरा उसने कहा कि यहाँ ये क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस भी है कि ये पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ भी, इस पाई बॉन्ड के साथ, दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी दोनों के साथ रेजोनेंस करेगा। मैंने कहा कि रेजोनेंस ये जरूरी नहीं है कि एक्सटेंड ही होना चाहिए, क्रॉस हो चाहे एक्सटेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस जो भी साइकिल के अंदर जो भी एटम इन्वॉल्व है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चाहिए, ये कंडीशंस है, ठीक है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हम 4n की इक्वल्स टू में 4 के यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स के रख देंगे, तो यहाँ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, मतलब ये आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और ये आपका एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ 4n रूल अप्लाई हुआ है, यहाँ 4n+2 हुआ है। यहाँ बात करेंगे तो देखो ये एटम क्या हो चुका है, sp3, ये एटम भी sp3 हो चुका है, तो हम इसे क्या कह देंगे, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। मैंने कहा कोई भी एक भी एटम अगर sp3 हो जाता है तो आप उसका नाम क्या दोगे, नॉन एरोमेटिक। तो यहीं से उसने एक डायरेक्ट चीज भी यहां से कह दी कि भाई यहां से आप कहते हो 4n+2, मतलब जो 4n का मल्टीपल इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रखता है वो 4n का क्या होगा, 4n रूल को फॉलो करेगा, तो हम उसे एंटी एरोमेटिक कहेंगे। जो 4 का मल्टीपल नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक बोल देंगे, क्योंकि वो 4n+2 का फॉलो करता है। ये सारी चीजें तो होती हैं 11th 12th के बच्चों तक को पढ़ाने के लिए, बट आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपको तो यहां से ये बताना पड़ेगा कि भाई ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हुए हैं तो क्यों हुए, ये एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइज हुआ है तो क्यों हुआ है। मैंने कहा कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने बोली है, जो जो बातें, ये सारी ओनली फॉर एक 11th या 12th के बच्चे को समझाने के लिए सफिशिएंट है। बट आप इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको तो वो रीजन जानना है कि आखिर ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन और एक्स्ट्रा डिस्टेबलाइजेशन जो हो रहा है वो कहां से आया होगा। मतलब हक्कल ने कैसे बता दिया कि भाई कोई कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हुआ, तो उसे कैसे पता चल गया कि भाई एक्स्ट्रा स्टेबलाइज क्यों हुआ होगा, किसकी वजह से हुआ होगा। तो ये सारे रीजन का एक्सप्लेन करने के लिए आता है कौन, MOT डायग्राम्स। इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कौन करता है, MOT डायग्राम। हक्कल कहता है कि ये एक्चुअल में जो कहानी है, ये जो कहानी है ये है एक साइक्लिक रेजोनेंस की और एक एसाइक्लिक रेजोनेंस की, मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड के बीच में की कहानी है ये। तो साइक्लिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, साइक्लिक रेजोनेंस ये वर्सेस एसाइक्लिक रेजोनेंस की एक कहानी है एक्चुअल में, ठीक है, वर्सेस एसाइक्लिक। ठीक है, उसने कहा कि ये एक्चुअल में किसकी कहानी है, साइक्लिक रेजोनेंस वर्सेस एसाइक्लिक रेजोनेंस। उसने देखा कि कुछ कंपाउंड के अंदर, तो जैसे आपके पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड लिया उसने, ठीक है, और उसने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया और इन दोनों में स्टेबिलिटी चेक करने बैठा। तो जब चेक की तो इसने देखा कि यहां पर भी एक ही पाई बॉन्ड या क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, यहां पर भी एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। तो उसने सोचा हक्कल ने कि ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल स्टेबलाइज होने चाहिए। पर जब उसने एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये जो साइक्लिक फॉर्म थी ये बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज थी इसके कंपैरेटिव, एसाइक्लिक के कंपैरेटिव। तो उसने सोचा कि यहाँ की जो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर जो रेजोनेंस होता है उससे स्टेबलाइजेशन मिलता होगा बहुत ज्यादा, और ये एसाइक्लिक क्या होते हैं, लेस स्टेबल हुई होगी, क्योंकि यहाँ कोई स्टेबलाइजेशन का फैक्टर आया होगा। तो उसने सोचा जितने भी साइक्लिक रेजोनेंस होंगे वो एसाइक्लिक के कंपैरिजन में
बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज होने चाहिए, बट थोड़ी देर में उसकी जो शंका थी ये दूर हो गई। उसने एक और कंपाउंड लिया इसी का ही, जैसे ये कंपाउंड लिया मैंने और एक ये कंपाउंड लिया। उसने इन दोनों में जब चेक किया गया तो ये जो एसाइक्लिक था ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज हो गया था। मतलब जो वो सोच रहा था कि साइक्लिक ही ज्यादा स्टेबलाइज होना चाहिए साइक्लिक से, ऐसा भी नहीं, क्योंकि यहां पर भी देखो एक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व रेजोनेंस का, यहां पर भी, पर यहां एसाइक्लिक रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन हो गया और यहां आपका साइक्लिक स्टेबल हो गया, यहां एसाइक्लिक। तो इसी चीज को ही समझाने के लिए उसने एमओटी डायग्राम का यूज किया। उसी इनका जो एक्चुअल वहां रीजन देता है वो कौन देता है, एमओटी डायग्राम। क्या होते हैं, जैसे अगर मैं एक 11th-12th के बच्चे से पूछूं कि भाई एमओटी डायग्राम होता क्या है, जैसे उसे कह दिया जाए सबसे पहले तो एमओटी डायग्राम ऑफ एमओडी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एमओडी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एमओडी डायग्राम ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, तो अगर एक 11th-12th के मैं बच्चे से पूछूं कि भाई इथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखा, तो वो तुरंत बना के देगा। हर हमें कहेगा कि भाई ये जो CH2 है यहां से एक p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल, ठीक है, और उसे कहेगा कि भाई यहां से ये दोनों ओवरलैपिंग कर रहे होंगे और ये बन गया एमओटी डायग्राम। क्योंकि 11th-12th के बच्चे को इतना ही पता होता है, तो यहां से उसको आवाज में समझाया अगर जाए कि कहा जाए कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम कहते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और वो मिक्स होकर के या तो क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और या फिर क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ इस टाइप का डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये तो यहां से जैसे ये बनता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें आने लगती है, जैसे C2 का, O2 का, B2 का, ठीक है ना, N2 का, इस टाइप के डायग्राम याद आने लगते हैं। जैसे ये दिखाया जाता है कि भाई ऐसा होता है तो ये तुरंत हमारे दिमाग में यही आने लगेगा कि भाई वो कौन कौन से एमओटी डायग्राम की बात कर रहा है, N2, B2, C2। वो तो बहुत डिफिकल्ट थी। अगर उसमें CO2 जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो CO2 की बात होने लगती है, H2O की बात होने लगती है, तो वहां तो और ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कितना डिफिकल्ट काम हो जाएगा ऐसी चीजों पर। यहाँ से जब इनके एमओटी डायग्राम पर आए बहुत ईजी होते हैं, आराम से समझने हैं। ठीक है, जब हम कहेंगे कि भाई कोई भी इथेन मॉलिक्यूल है आपके पास, तो हम कहेंगे सिंपली ये आपका p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल की मिक्स होते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग का ही, दो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग को ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो हम कहेंगे यहां से हम देखेंगे भाई जितने p ऑर्बिटल होंगे उतने ही उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि जो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वही तो सारे मिक्स होंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। तो यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल कौन मिक्स होगा, जो p ऑर्बिटल है ये मिक्स होंगे। तो हम कहेंगे भाई इनके फेज भी, जब हम क्वांटम में जाते हैं तो इनके फेज भी डिसाइड होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बनाने लगते हैं। तो आप कुछ ऐसा दिखाओगे, आप कहोगे कि भाई ये हमारे पास कुछ ऐसा बने होंगे। तो यहाँ हम फेज भी डिसाइड करते हैं, मतलब कौन पॉजिटिव होगा, जैसे इसको पॉजिटिव नेगेटिव और इसको नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ एक और फेज बन जाएगा जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि दो p ऑर्बिटल की तो मिक्सिंग होगी, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव। हम कहते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव अगर सेम फेज मिक्स होते हैं तो उनकी एनर्जी एक, एंड ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम कहते हैं या एमओटी कहती है कि जब दो p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और अगर दोनों p ऑर्बिटल का फेज, जो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर दो p ऑर्बिटल का फेज जो होता है वो अगर सेम फेज मिक्स होते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और अगर सेम फेज अपोजिट फेज मिक्स होते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जो सेम फेज अगर मिक्स होते हैं तो इसे यहां से क्या हो जाता है, ये डिस्ट्रक्टिव यहां कहेंगे ओवरलैपिंग, और इनको क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। जो सेम फेज अगर मिक्स होते हैं तो उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और जो अगर डिफरेंट फेज मिक्स होते हैं तो हम उसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब, और जो भी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो वो क्या हो जाती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, मतलब सेम फेज अगर ओवरलैप करते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है।
इसी को ही क्या कहा जाता है, एमओटी बोला जाता है। तो ये जो होता है, मैंने कहा एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनेंगे, जितने पी ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। तो यहाँ 2 पी ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो 2 पी ऑर्बिटल से मुझे 2 ही क्या मिले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम बोला जाएगा, मैंने कहा जो 2 अगर सेम फेज मिक्स होता है तो वो क्या होगा, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाए, किससे, एक नॉर्मल जो एटॉमिक ऑर्बिटल था उससे एनर्जी डिक्रीज हो गई, उसको कहा जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर अपोजिट फेज मिक्स होंगे तो उसे कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी मतलब अपोजिट, और अगर फेज ओवरलैप करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसे बोला जाएगा एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग। एबीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABMO मीन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम 2 p ऑर्बिटल होते हैं, मतलब एक इथीन होता है, तो यहां साइक्लिक रिंग तो बन नहीं सकती। साइक्लिक रिंग नहीं बनेगी तो ये तो हमारे कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि हमें जो एक्चुअल में पढ़ना है वो साइक्लिक रेजोनेंस वर्सेस एसाइक्लिक के बीच की कहानी पढ़नी है। तो यहां हमें साइक्लिक कहां बनती है, जब 3 p ऑर्बिटल आते हैं। जब 3 p ऑर्बिटल आएंगे, 3p ऑर्बिटल, जब 3 p ऑर्बिटल आएंगे, जैसे मेरे पास ये सिस्टम है, यहां इसके पास 3 p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये सिस्टम है, इसके पास 3 p ऑर्बिटल है, और 3 p ऑर्बिटल होंगे तो हम कहेंगे जितने भी p ऑर्बिटल, यहां से हमने देखा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होते हैं। ध्यान समझ लेना भाई। तो यहां हमने देखा 3 p ऑर्बिटल है, ये 3 p ऑर्बिटल मैंने बना दिया, तो मैंने कहा जितने p ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहां आपके पास 3 p ऑर्बिटल है तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप बनाओगे। एक तो ये हो गया, एक आपका ये हो गया भाई, ठीक है, और एक आपका ये हो गया, ये 3 p ऑर्बिटल बना दी ये। ठीक है, अब इन 3 p ऑर्बिटल के अंदर हमें फेज डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप फेज डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपको यहां से पता नहीं चल पाएगा। ये एसाइक्लिक है, क्योंकि हमें जो कंपैरिजन करना है वो किस किस के बीच में करना है, साइक्लिक वर्सेस एसाइक्लिक। तो ये एसाइक्लिक की बातें थी। अगर आपके पास साइक्लिक ले लूं और उसमें भी 3 p ऑर्बिटल है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि अगर मेरे पास एक्स्ट्रा स्टेबलाइज हुए साइक्लिक कंपाउंड तो क्यों हुए हैं, तो वो कौन एक्सप्लेन करके देता है, एमओटी डायग्राम। तो यहां से हम क्या बना रहे हैं, 3 p ऑर्बिटल थे तो तीनों के ये 3 ऑर्बिटल बना दिए हमने। ठीक है, ये 3 p ऑर्बिटल, ये नहीं है इसका, मैंने कहा ये आपके पास जैसे 3 p ऑर्बिटल है तो इनके 3 p ऑर्बिटल मैंने बना दिए। ठीक है, अब हमें यहां से फेज डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इतनी इंफॉर्मेशन तो यहां इथीन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मिल चुकी है कि दो अगर सेम p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, मतलब उनका फेज अगर मिक्स होते हैं, सेम फेज वाले p ऑर्बिटल मिक्सिंग होगी तो हम उसे कंस्ट्रक्टिव कहेंगे और उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और जो अपोजिट फेज वाले यहां क्या होते हैं, अगर ओवरलैप होते हैं तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, तो उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो यहां से हमें एक चीज का, तो यहां हमें क्या करना है, अब फेज डिसाइड करना है। अब कैसे फेज डिसाइड करते हैं, एमओटी के वो भी चेक कर लेते हैं। देखो, जब भी यहां ये होता है, यहां से नीचे से ऊपर की तरफ होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी। ऊपर नीचे से यहां ऊपर की तरफ जब भी जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। और एनर्जी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका एंटी बॉन्डिंग का जो करैक्टर होंगे वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो कि जितने ज्यादा ये एबीएमओ बने होंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तभी एनर्जी बड़ी होगी। तो मैं कहूंगा कि यहां नीचे से अगर ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है इसमें से यहां आपके पास सबसे ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहे होंगे, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे। तो यहां कैसे आपको फेज डिसाइड करना होता है, सबसे पहले जो सबसे लोअर एनर्जी में होता है उसमें सभी के सभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने होते हैं। तो यहां जितने भी होंगे तो यहां कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो यहां हम कहेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो हम कहेंगे सेम फेज मिक्स होते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, अपोजिट फेज मिक्स होते हैं तो एंटी बॉन्डिंग। तो ये सेम फेज मिक्स हुए तो यहां 2 क्या बने, बॉन्डिंग और 0 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 2 बॉन्डिंग और एंड।
अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या करते जाओगे, आपको यहाँ एंटी बॉन्डिंग बढ़ाते जाना है। मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ 1 एंटी बॉन्डिंग, तभी इसकी एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2, ऐसे बढ़ाते जाना एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग क्या करते जाओगे, कम करते जाओगे। तो यहाँ 1 था तो यहाँ 1 बॉन्डिंग कर दोगे। यहाँ अगर मेरे पास क्या था, यहाँ 0 बॉन्डिंग कर दोगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 बॉन्डिंग। ठीक है, नीचे से आपको जब भी p ऑर्बिटल बनाने होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने होंगे, तो हमेशा जो लोअर एनर्जी में होगा उसी सबको क्या करना है, सबको बॉन्डिंग रख देना है। मतलब 0 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रखने हैं। फिर ऊपर जस्ट उससे ऊपर वाले में 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाओगे आप आगे। ठीक है, तो यहां हमें क्या करना, एक बॉन्डिंग रखना, एक एंटी बॉन्डिंग। तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव रहा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हुआ, मतलब अपोजिट फेज है, तो ये एंटी बॉन्डिंग होगा। ये मेरा नेगेटिव नेगेटिव है तो ये क्या होगा भाई, बॉन्डिंग होगा। ये नेगेटिव नेगेटिव होगा तो बॉन्डिंग हो जाएगा। तो यहां रखेंगे कि यहां मेरे पास देखो, मैं इसको, यहां क्या है आपका पॉजिटिव है, यहां क्या है नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव है। ठीक है, अब यहां बात करें, यहां हमें क्या करने हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग रखने हैं। 2 एंटी बॉन्डिंग रखेंगे तो ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव हम एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग। तो यहां से हमें 2 एंटी बॉन्डिंग करनी। मैंने कहा जितने भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। तो इससे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना होगा, इससे दूसरा, और ये आपका तीसरा बना होगा। ठीक है, अब इसमें देखो, यहां एसाइक्लिक में जैसे भी फेज आपने बनाया है सेम एज इट इज साइक्लिक में रखने होते हैं। जहां भी मैंने कहा सिंपली जो एसाइक्लिक में आपने फेज बनाए थे वही की वही एज इट इज कहां रखने हैं, साइक्लिक में रखने हैं। तो यहां आपने देखो तीनों क्या क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहां आपने रख दिया पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव। यहां जैसे यहां थे एसाइक्लिक में जैसे थे वैसे के वैसे कहां रखने हैं, साइक्लिक में। यहां क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं है भाई, जितने पी ऑर्बिटल ये मैंने दिखा 3 पी ऑर्बिटल है तो 3 बना दिए इसके। ठीक है, अब इसमें भी चेक कर लेते कितने बॉन्डिंग है, कितने एंटी बॉन्डिंग, इसमें आपको चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो यहां देखेंगे हम कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब बॉन्डिंग बना होगा। ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी बॉन्डिंग बना होगा। अब देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के बगल में, तो हम कहेंगे ये भी क्या बना होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये भी बॉन्डिंग बना होगा। मतलब यहां पर कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, 3। तो हमें पता है जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो उतनी ज्यादा एनर्जी डिक्रीज होती है। जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग बनेंगे मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी। यहां अगर आप एसाइक्लिक में चेक करोगे तो यहां देखोगे कि यहां 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और यहां चेक करोगे तो आपको पता चला कि यहां 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। तो आपको पता है जितने ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बढ़ेंगे मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही डिक्रीज होगी। तो हमें यहां से एक चीज तो पता चल गई कि इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा कम होगी। तो हम कहेंगे भाई ये ऑर्बिटल की यहां एनर्जी यहां है तो हम कहीं ना कहीं इसकी यहां बना देंगे, क्योंकि हमें ये लोअर एनर्जी में दिखाना है, क्योंकि यहां 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, 3 बीएमओ। यहां चेक करें तो हम कहेंगे भाई ये नेगेटिव नेगेटिव सेम फेज है तो बॉन्डिंग, यहां नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये एंटी बॉन्डिंग अपोजिट फेज है, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहां पर भी एंटी बॉन्डिंग, यहां पर भी एंटी बॉन्डिंग बना है। तो देखो यहां मेरा एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक बॉन्डिंग से दूसरा एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो गया। यहां तीसरा जो बना है वो एंटी बॉन्डिंग बना है। तो इसमें का मतलब इसके अंदर क्या है, एंटी बॉन्डिंग करैक्टर है, क्योंकि इसमें एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्स्ट्रा है। यहां एक बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, मतलब एक बॉन्डिंग से एक एंटी बॉन्डिंग कट गया तो एक एंटी बॉन्डिंग बच गया। तो एक नॉर्मल यहां नॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो बॉन्डिंग तो किसको कहते हैं, जो सेम फेज मिक्स होते हैं। एंटी बॉन्डिंग किसको कहते हैं, जो अपोजिट फेज मिक्स होते हैं, और जो मिक्स ही नहीं होते उसे कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसकी बात करें तो यहां हम देखेंगे कि एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग, तो एक बॉन्डिंग से एक एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से एनर्जी डिक्रीज हुई, एंटी बॉन्डिंग से इंक्रीज हुई, तो दोनों कैंसिल आउट हुई। तो इसका मतलब ये हमारा क्या था, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था, एनबीएमओ। ये क्या था, बीएमओ। ये क्या है, एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है,
यहां से अब हमें पता चला कि भाई यहां तो एंटी बॉन्डिंग है, तो यहां देखो ये एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग है, यहां दो एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग है, इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग यहां करैक्टर ज्यादा है, तो एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो इस ऑर्बिटल जो नॉन बॉन्डिंग है इससे तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी ज्यादा ही रही होगी, तो हम कहेंगे भाई ये जो अगर इसकी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही रखेंगे, इसको तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही बना रहे होंगे हम, ये बना दी। ठीक है, अब यहां से हमें इसके अंदर चेक किया तो यहां तो क्या है दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां चेक करेंगे तो ये भी हमारा क्या बना एंटी बॉन्डिंग, ये भी क्या बना एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या बन चुका है बॉन्डिंग, देखो नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो बॉन्डिंग, तो यहां पर भी एक बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, तो एक बॉन्डिंग से एक एंटी बॉन्डिंग कट गया, मतलब एक एंटी बॉन्डिंग बच गया। यहां चेक करोगे तो यहां तो कितने हैं आपके, एक एंटी बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, यहां दो एंटी बॉन्डिंग यहां एक एंटी बॉन्डिंग, तो हम कहेंगे कि भाई इसकी तो एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां दो एंटी बॉन्डिंग है, दो जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी उन ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी बॉन्डिंग ज्यादा होगी उन ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो यहां दो एंटी बॉन्डिंग है, यहां एक एंटी बॉन्डिंग है, तो हम कहेंगे पर यहां भी देखो यहां मेरे पास इसकी भी एक एंटी बॉन्डिंग रखता है, ये इसका मतलब यहां पर भी दो एंटी बॉन्डिंग है, यहां एक बॉन्डिंग, यहां पर भी दो एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग, मतलब इन दोनों ऑर्बिटल की कहीं ना कहीं एनर्जी इक्वल रही होगी, तो हम कहेंगे इन दोनों की इक्वल एनर्जी होगी, क्योंकि यहां दो एंटी बॉन्डिंग है एक बॉन्डिंग करैक्टर है, यहां दो एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग करैक्टर है। ठीक है, तो ये एनर्जी रहेगी, मतलब ये दोनों की तो एनर्जी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ रही होगी और इसकी एनर्जी सबसे ही नीचे आ रही होगी। अब यहां से हमें कंपैरिजन, ये तो बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिससे एक्सप्लेनेशन दे रहा था कल, तो कल क्या एक्सप्लेनेशन देगा वो भी देख लेते हैं। उसने सबसे पहले जैसे हमने इसके अंदर कंपैरिजन किया और इसके अंदर कंपैरिजन किया, यही तो क्या था भाई कंपैरिजन, देखो ये रहा कंपैरिजन, यही तो कर रखा था साइक्लिक वर्सेस साइक्लिक, तो यहां से हमने ये कंपैरिजन करने स्टार्ट किया। तो देखो यहां हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड के पास पॉजिटिव के पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां इलेक्ट्रॉन भरने लगे, ये दो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। तो इसका होमो कौन सा होगा, होमो हम उसको कहते हैं जिसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, होमो बोला जाता है, एक होता है होमो और एक होता है लूमो, ये दो चीजें बोलती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो आप पढ़ोगे एमओटी तब पता चलेगा। तो यहां होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो का मतलब क्या होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो का मतलब क्या होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो होमो यहां में देखना है, देखो होमो का मतलब क्या है हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी हो, ऑक्यूपाइड, होमो का मतलब क्या है, एच का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, ऑक्सीजन का मतलब यहां क्या है ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड का मतलब क्या हुआ जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो और भरा हुआ हो, मतलब मिनिमम उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। तो देखो यहां हमें सबसे ज्यादा एनर्जी तो भाई इसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी तो इस ऑर्बिटल की है, पर यहां अगली कंडीशन में यहां क्या कहता है ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड होना चाहिए, मतलब भरा हुआ होना चाहिए, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो उसके अंदर, पर यहां तो खाली है, इसका मतलब ये तो होमो नहीं हो सकता, तो इससे नीचे आए ये भी खाली है ये भी नहीं, तो ये कहता है भरा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारे पास देखो यहां ये है और ये भरा भी हुआ है, इसका मतलब ये इसका क्या है होमो। ठीक है, इसकी बात करते हैं भाई, इसमें बात करेंगे तो यहां पर भी हमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो ही इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसमें भी चेक करने लगे कि होमो कौन सा है, तो यहां हमें पता है हाईएस्ट का, होमो का मतलब एचओएमओ, तो हाईएस्ट मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे ज्यादा तो इसकी है। ठीक है, पर ये खाली है क्योंकि ये कहता है अगली में क्या कहता है ऑक्सीजन आ गया, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड मतलब खाली है, तो ऑक्यूपाइड ये है, तो इसका मतलब होमो इसका ये रहा होगा। ठीक है, होमो यहां मेरे पास जिसका होमो जो होता है, जो जितनी ज्यादा एनर्जी में रहता है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, जितना ज्यादा लोअर एनर्जी में होमो होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां अगर इन दोनों होमो की हम चेक करें तो यहां हमें पता चला कि ये जो होमो है यहां इस होमो से लोअर एनर्जी में है, और जो लोअर एनर्जी में रहेगा एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी एनर्जी ज्यादा। तो यहां इसकी इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है होमो की, तो हम कहेंगे ये कंपाउंड हमारा मोर स्टेबल रहा होगा,
एज कंपेयर टू एसाइक्लिक, उसी के खुद के ही एसाइक्लिक के साथ कंपैरिजन करना है, ठीक है। अगर खुद के ही एसाइक्लिक से जो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं तो हक्कल ने उनको नाम दिया एरोमेटिक। तो उसने कहा कि ये सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है। ये सिस्टम क्या है, जो अपने खुद के ही एसाइक्लिक से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो उसने ये कहा कि उसे आप क्या नाम दोगे, एरोमेटिक। अब उसने दूसरा एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल लिया, और दूसरा एग्जांपल ये लिया, ठीक है। यहां मैं इसके भी ऑर्बिटल बना देता हूं, यहां पर इसके यहां ग्रीन से बना देता हूं, ठीक है। ये आपके पास जैसे ये था, इसका एक ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये आपका इनकी इक्वल एनर्जी का, इसमें यहां बना देता हूं भाई, इसके लिए ये बना दिया, ठीक है। अब हमें यहां से इलेक्ट्रॉन भरने लगे हम, तो यहां से इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे 2 + 2। मैंने कहा नेगेटिव या लोन पेयर कोई भी रेजोनेंस करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूशन है उसका। तो यहां कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो यहां भरे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए। इसमें चेक करने लगे तो यहां से आपके पास देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें हो गए, तो यहां पर भी भर दिए। अब हमें यहां होमो देखना है। होमो का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। ओ का मतलब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा और भरा हुआ हो। भरा हुआ का मतलब जिसमें मिनिमम चाहे 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो यहां से सबसे ज्यादा एनर्जी मतलब भरा हुआ, तो 2 ये तो ऑर्बिटल भरे हुए, ये खाली है, इसका मतलब ये होमो हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई होमो होगा। इन दोनों में कैसे करेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इन दोनों में चेक किया तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब ये हमारा क्या है, होमो, ठीक है। इसमें चेक करने लगे, ये दोनों भरे हुए हैं, ये तीनों ही भरे हुए हैं, तीनों में भरे हुए हैं, तो ये तो इक्वल एनर्जी के, इनमें भी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये इसका होमो होगा, ठीक है। हमें क्या चेक करना होता है, जो भी होमो अगर हायर एनर्जी में होगा, जिस कंपाउंड का भी होमो हायर एनर्जी में होता है, तो वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। जो जितना ज्यादा लोअर एनर्जी में होता है जिसका होमो, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां से हम इसके होमो की एनर्जी चेक करने लगे, तो ये तो भाई क्या था, NBMO मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या था, ABMO, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो एक एंटी बॉन्डिंग करैक्टर एक्स्ट्रा है। यहां एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो गया, मतलब नॉन बॉन्डिंग बचा। यहां 2 एंटी बॉन्डिंग 1 बॉन्डिंग, मतलब ये हायर एनर्जी में है, ये हायर एनर्जी में, इसका मतलब ये लेस स्टेबल होगा अपने एसाइक्लिक से। तो हक्कल ने क्या कहा, जो अपने एसाइक्लिक कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, जो भी साइक्लिक कंपाउंड है, उसे नाम दिया गया एरोमेटिक। और जो अपने ही एसाइक्लिक से लेस स्टेबल हो जाते हैं, जो साइक्लिक कंपाउंड, उनको नाम दिया एंटी एरोमेटिक। और जो एसाइक्लिक और साइक्लिक इक्वली स्टेबल होते हैं, तो उसका नाम हुआ, उसने कहा नॉन एरोमेटिक। तो यहां से आप देख सकते हो लेस स्टेबल है खुद के एसाइक्लिक से, तो एंटी एरोमेटिक कहोगे। और यहां से एंटी एरोमेटिक में देखोगे तो आपको पता चल रहा है ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिस्टम जो है, जो भी एंटी एरोमेटिक होंगे वो क्या होंगे भाई, पैरामैग्नेटिक होंगे। ये सबसे ज्यादा यहां से क्या हुआ कि पैरामैग्नेटिक होंगे। जो देख सकते हो जितने भी एंटी एरोमेटिक होंगे, तो यहां देखो पाई, यहां क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये एरोमेटिक आया, तो देख सकते हो यहां ये क्या है, पेयर्ड फॉर्म में, मतलब ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो जो भी पेयर्ड फॉर्म में होते हैं तो वो डायामैग्नेटिक हमेशा होंगे, तो एरोमेटिक हमेशा क्या होंगे, डायामैग्नेटिक। और यहां एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो क्या होंगे भाई, पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक है। मतलब आपके पास जो ये दिख रहा है, यहां क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जो भी ये होते हैं, इसी ध्यान रखना है कि जितने भी एंटी एरोमेटिक होते हैं पैरामैग्नेटिक होंगे, तो ये क्या रखते हैं, डाइमराइजेशन की पॉसिबिलिटी, डाइमराइज हो सकते हैं। ये जो भी एंटी एरोमेटिक होते हैं वो सभी क्या हो सकते हैं, डाइमराइज हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या अवेलेबल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने भी एंटी एरोमेटिक होते हैं वो सभी डाइमराइज होते हैं ना, डाइमराइज होंगे क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और जितने भी एंटी एरोमेटिक होते हैं वो क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो फटाफट पूछो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड।
हाँ सुश्री बेरा सर, हमेशा कार्बन एटम ही होना चाहिए, sp3 कार्बन ही होना चाहिए, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई लोन पेयर वाली स्पीच लाओगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, आप खुद देखोगे कि अगर कोई लोन पेयर वाली स्पीच लाओगे तो क्या हो जाएगा, मीजोमेरिक कह दोगे उसको। ठीक है, उसके बगल में अगर कोई पाई बॉन्ड हो, मतलब sp2 या sp वाला हो, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है सुश्री बेहरा, तो कार्बन sp3 होना चाहिए किसी p ऑर्बिटल के अगर बगल में होगा तो ही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। हाँ प्रिंस, जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। बिल्कुल सही है प्रिंस, जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं एक्सेप्ट हेलोजन्स, क्योंकि हेलोजन्स का मीजोमेरिक भी लगता है, तो इस वजह से उसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं हेलोजन्स को छोड़ करके, क्योंकि उनका थोड़ा मीजोमेरिक, हमने देखा था हेलोजन्स के पास लोन पेयर होते हैं तो अपना लोन पेयर डोनेट करके मीजोमेरिक भी शो कर सकते हैं, तो उनकी वजह से वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं हेलोजन्स से। और जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, पैरा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जितने भी डोनेटिंग होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। हाँ एक इतिका यागी, सिर्फ ये एक ही एग्जांपल है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का जो मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसके अलावा नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सोचना ही नहीं है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में। रीचा बताओ क्या प्रॉब्लम है, कहाँ समझ में नहीं आया, बताओ कहाँ प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। आदित्य मैंने अभी तो समझाया, जितने ज्यादा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, जिनकी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ज्यादा होंगे, जिस ऑर्बिटल के अंदर आदित्य जिन मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ज्यादा होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, जिन ऑर्बिटल की मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी ज्यादा, जिन ऑर्बिटल की एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मतलब जिसका बीएमओ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगा, जिसका एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा तो वो जहां ज्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहां से आप देखोगे दो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, यहाँ देखो दो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है आदित्य, यहाँ एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, यहाँ 0 है, और इधर चेक करो तो बॉन्डिंग जितने कम होते जाएंगे उतनी ही एनर्जी बढ़ती जाएगी, या आप ये कह सकते हो आदित्य जितने एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे तो उनकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां से देखो 0 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ 1 एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ 2, तो जैसे जैसे आपके एंटी बॉन्डिंग बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए मैंने कहा नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है आदित्य, वो इनके बेसिस पे मैंने आपको बताया है। सर लास्ट वाला लेस स्टेबल कैसे हुआ, एक बार फिर से बताओ प्लीज। देखो शेख बेंजीन नसीन, लास्ट वाला कैसे लेस स्टेबल हुआ, आपको ये चेक करना है होमो की एनर्जी, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी देखनी है ऐसा उसी के ही एसाइक्लिक से। ठीक है, तो इसमें यहां लास्ट वाले में इसमें यहां इसका होमो ये है, इसका होमो जो है ये है, इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी चेक करनी है। इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी आप कैसे पता करोगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। आप कहोगे जिसमें भी ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसकी एनर्जी कम रही होगी, जिसमें ज्यादा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसमें एनर्जी ज्यादा रही होगी। तो यहां से अब आप देखोगे कि यहां से क्या है, इस सेकंड के अंदर एक तो एंटी बॉन्डिंग है और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहां अगर आप इसमें चेक करोगे तो यहां आपके पास एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, यहां 2 एंटी बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग है, यहां आपके पास एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग, मतलब आपका यहां एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के करैक्टर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल हायर एनर्जी में रहा होगा और इसका ये ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में रहा होगा। तो मैंने कहा जिसका होमो लोअर एनर्जी में होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसका मतलब ये होमो है, इसके लिए ये होमो है, तो इसका होमो हायर एनर्जी में है, इसका होमो लोअर एनर्जी में है।
तो इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। बट जैसे ही इस केस में आते हैं, फर्स्ट वाले केस में आते हैं, तो यहां इसका होमो ये हो जाता है और इस केस में होमो ये हो जाता है। यहां आप चेक करोगे तो यहां 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। जितने ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। यहां आप चेक करोगे तो यहां आपके पास 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहां 3 है। तो इसका ऑर्बिटल ज्यादा लोअर एनर्जी में है, इसका ऑर्बिटल थोड़ा हायर एनर्जी में है। तो ये लोअर एनर्जी में है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल रहा होगा, इसीलिए ये मैंने कहा ज्यादा स्टेबल है, ये आपका लेस स्टेबल है। ठीक है शेख बेंजीन नसीम। चंदन पहले ये तो सीख लिया, आप घर जाके खुद बनाना है। पहले कल वाला मैं आपको देखो होमवर्क दे रहा हूं, जिसको भी ये समझ में आ गया है। चंदन तुझे पहले क्या करना है, 4 का बनाना है, ठीक है, 4p ऑर्बिटल का बना, ठीक है। फिर घर जाकर तुझे 5 का बनाना है इसी तरीके से, फिर 6 का बनाना है, 6p ऑर्बिटल, ठीक है। आपको सिर्फ यहां इधर ध्यान दो, बस 4 का ही बना लेना बहुत है, फिर मैं यहां डायरेक्ट बता दूं कैसे कैसे करना, इतना परेशान मत होना। एक 4p ऑर्बिटल का बनाना है, होमवर्क की फॉर्म में दे रहा है, ठीक है, होमवर्क है भाई सभी के लिए, ठीक है चंदन, स्पेशली तेरे लिए, तू खुद बना कर देखना फिर, ठीक है। 4 का बनाना, 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल को लेना, 4p में उसके 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, मतलब इस टाइप के आपको 4 बना लेने हैं, ऐसे 4। ये 3 हो गए, ये होमवर्क है भाई सभी के लिए, सभी करना, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे 4p ऑर्बिटल का, ठीक है। ऐसे 4 ऑर्बिटल बनाओगे, बगल में 4 क्या बनाओगे, साइक्लिक के बनाओगे, बगल में 4 क्या बनाओगे, साइक्लिक के, और फिर आपको कंपैरिजन करने लग जाना है। एग्जाम्पल भी लिख देता हूं कि आपको कंपैरिजन कैसे करना है, जैसे इनके असाइक्लिक लिख देता हूं कुछ इस टाइप से, इसमें दोनों में कंपेयर, इनके साइक्लिक का होगा तो साइक्लिक में ये कंपेयर, ये इनमें कंपैरिजन कर लेना है फिर, ठीक है चंदन, करना है, ठीक है, सभी के लिए होमवर्क है भाई, इतना बनाना है, मैं सब तो ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ही दिया है, ठीक है। बस यहाँ फेज भरने और यहाँ लिखना है मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास भाई यही खत्म कर रहे हैं, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। आदित्य ना, रिचा क्या कह रहे हो, जहां से ये भरने शुरू किए, क्या भरने शुरू किए ये तो बताओ। अरे तो आदित्य नीचे से एनर्जी बढ़ेगी, वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने बताया है, ठीक है। कह रहे सर आपने पहले बता दिया था एनर्जी डिक्रीज नीचे से बढ़ेगी, तो वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिड था, ठीक है। पहले बता दिया, बाद में बता रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे। कह रहे सर पहले इसे आपने कह दिया, पहले बताया था कि एनर्जी डिक्रीज, अरे तो बाद में उसका रीजन भी बता तो रहा हूँ, ये भाई कैसे एनर्जी ऊपर से नीचे जा रही है। हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब आप पढ़ोगी, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा जिंदगी में, लाइफ में कहीं पर भी 11th-12th में, कहीं बीएससी में थोड़ा पढ़ा होगा, सीओ का, यहाँ NO2 का, CN का, O2 का, C2 का, B2 का, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कभी देखे होंगे तो आपको वहां से पता चल जाता, दिख जाता, अगर कभी देखती तो, कि वहां नीचे जो होता है वो लोअर एनर्जी में होता है, ऊपर होता है हायर एनर्जी में होता है। क्यों होता है, इन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की बेसिस पे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो आज देखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाना, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बेसिस बताते हैं, ठीक है, तो उसका रीजन ये है, ठीक है आदित्य।
प्रदीप बता मैं क्या करूं भाई, तेरे माइकल एडिसन रिएक्शन का एक्सप्लेन कर दीजिए सर, टॉपिक में प्रेजेंटेशन देना है। कोई नहीं, यहाँ पर्सनली आके मिल लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ नहीं बता सकता भाई, ठीक है प्रदीप, वैसे पूछ लेना आकर के, मैं बता दूंगा माइकल एडिसन, ठीक है। अरे सुप्रिया, दो रेडिकल होते हैं तो वही तो रेडिकल तो आपस में डाइमराइज होते हैं सुप्रिया, जो रेडिकल होते हैं वही तो डाइमराइज होते हैं। जैसे आपके पास मान लो ये सिस्टम है, तो ये दो रेडिकल होंगे, तो ये रेडिकल ही तो आपस में डाइमराइजेशन, डाइमराइज कपलिंग रिएक्शन कौन शो करते हैं, रेडिकल। तो जिसके पास रेडिकल होगा वही तो डाइमराइजेशन शो करेगा, मतलब वही तो डाइमराइज होगा। तो यहाँ आप देखो एरोमेटिक होगा तो यहाँ कोई रेडिकल है ही नहीं, यहाँ पेयर्ड फॉर्म में है। ये एंटी एरोमेटिक होते हैं, इन्हीं के अंदर ही क्या होते हैं, अनपेड फॉर्म में है इलेक्ट्रॉन। तो जो अनपेड फॉर्म में होगा एक इलेक्ट्रॉन है, इसी को तो आप रेडिकल कहते हो। तो जहां रेडिकल अवेलेबल होगा वही कपलिंग शो करेगा, और उसी कपलिंग को डाइमराइजेशन कहते हैं, उसी का ही सेल्फ कपलिंग और क्रॉस कपलिंग, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि एंटी एरोमेटिक होते हैं डाइमराइज शो करते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास ही आपका रेडिकल अवेलेबल है, ठीक है। हाँ तपस, आज इतना ही भाई। रिचा साइक्लिक में दो एबीएमओ, खुद ही देखो ना, यहां से आपको ये बस आइडिया, आपको ये देखना जिसमें एंटी बॉन्डिंग है उसे एबीएमओ कहेंगे, जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा होंगे उसे क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो यहां आप चेक करोगे तो यहां देखो दो एंटी बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग है, तो ओवरऑल देखोगे तो एक एंटी बॉन्डिंग बच गया। तो एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो उसे क्या कहोगे, एंटी बॉन्डिंग। यहां पर भी देखो दो एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग है, तो एक इसका ऑर्बिटल है एक इसका ऑर्बिटल है, तो यहां पर इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है, तो इसीलिए यहां दो इक्वल एनर्जी में दो ऑर्बिटल बना दी रीसा, ठीक है। एक ऑर्बिटल इसका है एक इसका है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी आप इक्वल यहां इक्वल है, क्योंकि यहां पर भी दो एंटी बॉन्डिंग है एक बॉन्डिंग है, यहां पर भी दो एंटी बॉन्डिंग है एक बॉन्डिंग है रीसा, ठीक है। इसीलिए मैंने इक्वल बनाए हैं दोनों को। अरे रोहित, डाइमराइज्ड मतलब होता है दो कंपाउंड आपस में जुड़ जाना, जैसे इसी को डाइमराइज कहते हैं। भाई इतना भी नहीं पता कि डूब के मर जाना चाहिए। जैसे ये दो कंपाउंड है, ये रेडिकल आपस में ये डाइमराइज हो गई, ये बन गया डाइमराइज होकर के, यहाँ ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर के क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया ऐसे, ठीक है। इसी को डाइमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है मनोज। फिफ्थ स्लाइड सर एक बार ओपन कर दो, ये लो भाई, शेख बेंजीन नसीन, ये लो। रोहित लिख दिया, अभी समझाया, डाइमराइजेशन दो कंपाउंड आपस में जुड़ना है। देखो यहां जो होमो होता है, होमो किसको कहते हैं, एच रिचा देखो HOMO को बोला जाता है होमो, ठीक है। लिख ले पेन कॉपी उठा करके। होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट का मतलब हो गया जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी हो, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है भरा हुआ, ऑक्यूपाइड का मतलब लिख ले भरा हुआ, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। ये हिंदी अर्थ हुआ इसका। तो यहां कह रहा है कि जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो और वो भरा हुआ होना चाहिए, उसको आप होमो नाम देना है। यहां से देखो अगर इसमें चेक करोगे तो इस तीन ऑर्बिटल के हैं, इन तीन ऑर्बिटल में चेक करोगे तो जो ये दो तो खाली है, मतलब ये तो होमो हो नहीं सकते, ये एक ही है भरा हुआ, तो यही होमो हो गया, ठीक है। इसमें चेक किया, इसमें यहाँ एक ऑर्बिटल खाली है, जो खाली है वो तो होमो हो ही नहीं सकता, क्योंकि होमो कह रहा है कि ऑक्यूपाइड होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से होना होगा होमो। इन दोनों में भी कंडीशन रख दी, कौन, हाईएस्ट हो, मतलब जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो, तो ये एनर्जी सबसे ज्यादा इन दोनों में, क्योंकि यहाँ एक बॉन्डिंग है इस ऑर्बिटल में, देख सकते हो, एक एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग, यहाँ दोनों बॉन्डिंग है, तो ये लोअर एनर्जी में, ये हायर, तो ये होमो हो गया। ऐसे ही सेम इसमें चेक कर लो,
ठीक है, ठीक है रिचा। ओके, सब एग्जिस्ट करते हैं, टेंशन ना लें, ठीक है, सब एग्जिस्ट करते हैं, जो लिख दिया वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी लिखे हैं, ठीक है केस। लास्ट में सुप्रिया कुछ नहीं है, लास्ट स्लाइड खाली है, वैसे बताया होमवर्क दिया है ये सुप्रिया, ये होमवर्क है आपके लिए 4p ऑर्बिटल, मैंने कहा अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भाई अच्छे से पढ़ लेना इसको, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, बाय।